तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज 1 जून की शाम और पीर है। आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं रिबेट टीवी और i14 न्यूज़ से बराह रास्त। इवनिंग आवर में बहुत से इश्यूज़ जो हैं, क्योंकि हफ्ता इतवार में हम ये जब प्रोग्राम नहीं करते तो कुछ ऐसे इश्यूज़ भी हैं जो गुज़श्ता से आगे हमारी गुफ्तगू आगे बढ़ती है और कुछ अपडेट्स हैं उस पर भी हमारी बात होती है। और आज कोशिश होगी एक खास जो पहलू है, एक टॉपिक है, उस पर भी हम आपकी राय लें। लेकिन सबसे पहले मैं बताता चलूं, हमेशा की तरह पीर के रोज मेरे साथ साथी मेजबान होते हैं आगा सैयद अली मूसवी, जो हमारे साथ इस वक्त वीडियो लिंक पर में खुश खुरम बैठे हुए हैं और कुछ ही देर में मेरे साथ वो स्क्रीन के ऊपर आएंगे तो आपसे सलाम दुआ हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम मूसवी भाई। जी मूसवी भाई, आवाज आ रही है आपको मेरी? अस्सलाम वालेकुम। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आ रही है। औज़ु बिल्लाहि शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ प्रोग्राम इवनिंग आवर में आप खुशामदीद कहता हूँ। दुआ गो भी हूँ, पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया कहीं भी होंगे सत्ते में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहि सलाम के खैर वाफियत से होंगे। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिस पर इंशाल्लाह हम टॉपिक से पहले बात करेंगे और आपकी जब टेलीफोन लाइंस खुलें तो आप भी हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। और ना सिर्फ आप लाइव कॉल के जरिए शामिल हो सकते हैं, जो लोग हमारे एलिबेट टीवी के फेसबुक पेज के ऊपर हमें देखेंगे तो वो भी अपने कमेंट्स या कोई सवाल या कोई अपनी राय अगर देना चाहें तो वो जब देंगे तो हम कोशिश करेंगे आपके वो कमेंट्स जो हैं वो भी स्क्रीन के ऊपर तमाम नाज़रीन को दिखा सकें। तो जैसे जैसे हमारा सोशल मीडिया आपको नजर आ रहा है कि बहुत सी ऐसी चीजें जो हैं वो तेजी से, खासतौर पे लॉकडाउन के दौरान तो बहुत ज्यादा चैनल्स जो हैं प्राइवेट वो बड़े हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, सोशल मीडिया फेसबुक चैनल्स हैं। तो हमने जो एलिबेट टीवी है या i14 न्यूज के व्यूवर्स हैं वो भी इंशाल्लाह उस क्या कहते हैं मैदान के अंदर भी हमारे ये तमाम जो चीजें हैं वो उनको पाएंगे। तो मूसी भाई, जो आज का हमारा टॉपिक है वो तो एक अखलाकी तौर पे जो हमारी एक पस्ती चली आ रही है या बहुत ही गिरावट थी उस पर हम बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी खबरें हम सुन रहे हैं कि शादीशुदा मर्द हो, औरत हो, उनके खुफिया कुछ मरासम होते हैं, खुफिया ताल्लुकात होते हैं जिनकी बुना पे बहुत ज्यादा एक तो झगड़े, इंतशार और एक ऐसी फजा बन जाती है पूरे मुआशरे में कि ऐसा लगता है कि कोई पूछ पड़ताल नहीं है, कोई अखलाकी तौर पे वहां पे जो एक कैद होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर आपको एक कुव्वत दी है जिसे शहवत की कुव्वत कहते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी अल्लाह ताला ने बहसियत मुसलमान आपको जो है वो कवानीन समझाए हैं। हदूद के बारे में आपने सुना जाना होगा, जो कानून के माहिरीन हैं। तो इस पर आगे चल के हम बात करेंगे कि आया ये खुफिया मरासम जो है वो कितने मुजर साबित हो रहे हैं एक घर के लिए, एक मुआशरे के लिए, इवन मुल्क के लिए। तो हम इस पर बात करेंगे। इसमें क्या क्या सूरत-ए-हाल इन दिनों आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पर इस किस्म की खबरें भरी पड़ी हैं। लेकिन करंट अफेयर्स से मुतालिक जो मूसी भाई अमेरिका में सूरत-ए-हाल है वो सबसे ज्यादा तशवीशनाक एक सूरत अख्तियार कर चुका है। 6-7 रोज हो चुके, गलबन पिछले पीर का ये वाकया था जब एक सियाह फाम को कत्ल कर दिया गया पुलिस की तरफ से। तो क्या अपडेट्स हैं अमेरिका की, इस पर आपकी गहरी नजर रही सारी, तो थोड़ा सा अगर हमारे नाज़रीन को बताना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखें इस वक्त सोशल मीडिया का दौर है और मीडिया का दौर है तो तमाम चीज़ें कुछ छुपती नहीं है। इवन मैं ये कहूँगा कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनके पास वो जो लाइव दिखा रहे हैं वो तो दिखा रहे हैं, इसके अलावा जो वहाँ पर लोग अपने कैमरों से शूट कर रहे हैं, जो वीडियोस बना रहे हैं, वो पूरी दुनिया में जो है वो फैल जाती हैं और सेकंडों के अंदर जो है वो तमाम लोग खबरों से आगाह हो जाते हैं। इस वक्त किसी से ढकी छुपी खबरें नहीं है। अमेरिका के अंदर जो कुछ हो रहा है इस तमाम चीज़ों का एक तसलसल है। ये अनहोना वाकया नहीं है कि जो अचानक जो है वो रूनुमा हो गया और कुछ दिन में जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये बरसों की आग थी, ये अशरों की आग थी, ये बहुत पुरानी आग थी जो बज़ाहिर ऊपर से नजर आ रहा था कि कुछ नहीं है, मगर जिसको हम कहते हैं ना कोयलों के नीचे आग जो है वो दहक रही थी, वो लावा जो है वो फट गया है। क्योंकि सामने हमारे जो है वो मौला अमीरुल मोमिनीन का कौल है और इससे मैं इस्तिफादा करूंगा। बिल्कुल यहाँ पर उससे पिक्चर वाज़ेह हो जाएगी। मौला फरमाते हैं कि हुकूमतें
कुफ्र से तो कायम रह सकती हैं मगर जुल्म से कायम नहीं रह सकती। तो वहां पर ये जो एक कहना एक कि हमारी सिविल सोसाइटी है, यहाँ पर जो है वो सबके इक्वल राइट्स हैं, यहाँ पर कोई गोरा काला नहीं है, यहाँ पर कोई जो है वो मजहबी तासुब नहीं है, ये तमाम जो चीजें हैं, ह्यूमन राइट्स के चैंपियन बनना, पूरी दुनिया में दूसरे मुल्कों को बर्बाद करना, वहां पर जुल्म करना, वहां पर खवातीन और बच्चों का बेदर्दी से कत्लेआम करना, ये चीजें ज्यादा अरसे छुपी नहीं, वो मकाफात अमल है जो वहां पर जो है वो सामने आ रहा है। और अंदर अगर आप ये कहेंगे ये फौजें जाके दूसरे मुल्कों में गदर करती हैं, अपने नहीं, तो ये वहां अपने अंदर अपने लोगों के साथ जो कुछ है ये उसका रद्द अमल है। आपके सामने है कि किस तरह से उसने जब गर्दन पे पैर रख के उसको खत्म कर दिया। और ये पहला वाकया नहीं है, ऐसी हजारों वीडियोस आपको यूट्यूब के ऊपर और सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी जहां पर बुरी तरह से ज़दोकोप किया जा रहा है, जहां पर बात बात पे गोली मारी जा रही है, मतलब इतना हार्श रवैया, और वो भी मखसूस कम्युनिटी के साथ। तो ये वो एक होता। मगर मैं अप्रिशिएट करूंगा उन लोगों को कि इसमें सिर्फ ये नहीं हुआ कि सिर्फ जिनके साथ जुल्म हुआ है उनकी कम्युनिटी बाहर आई हो, जुल्म के खिलाफ वहां का लोकल जो है वो गोरा भी बाहर आया। और ये एक बहुत अच्छी अलामत है कि अंदर जो है वो कौम मरी नहीं है, लोगों के जमीर मुर्दा नहीं हुए हैं, अभी भी लोग जस्टिस को समझते हैं कि इंसाफ क्या है, हक की बात क्या है, और उसके साथ खड़े हैं। पहले भी हम बार बार कहते चले आएंगे, जब भी अमेरिका की मुखालिफत करते हैं तो अमेरिका से मुखालिफत अमेरिकी अवाम की नहीं, तो वो उन लोगों की मुखालिफत है जो बरसरे इख्तदार हैं और जालिम हैं और जो पूरी दुनिया के अंदर शैतानत फैलाते हैं, ना कि वो जो अवाम है। अवाम तो मजलूम है, अवाम मजलूम है, ये मजलूमीन बाहर आए हैं इस वक्त जो सबके सामने है, ये मकाफात अमल है। जब भी आप जुल्म करेंगे कब तक करेंगे, वो जुल्म का जो है वो बंधन टूट गए, लोगों के जुल्म के बंधन जो बर्दाश्त कर रहे थे वो बर्दाश्त के बंधन टूटे हैं, ये जो पिक्चर सामने आई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ये मूसी भाई कोई आज का ये वाकया नहीं है, वहां पर खासतौर पे ये नस्ली जो तसादम है ये होता रहा है, हिस्ट्री अमेरिका अगर हम तारीख देखें 1863 में बताया जा रहा है एक कानून आया था जिसमें बराबरी के हकूक देने की बात हुई थी स्याह फाम और सफेद फाम लोगों को। और पिछली बार जब ओबामा साहब जब सदर बनाए गए थे तो ये एक बहुत बड़ा एक कहा जा रहा था, देखिए जी हम कितने टॉलरेट है या कितनी हमारा मुआशरा जो है वो ओपन माइंडेड है कि एक स्याह फार्म को भी हमने सदर बनाया है। लेकिन जब से ट्रंप साहब आए हैं उनकी जो ट्वीट्स हैं या उनका जो एक जहन के अंदर जो एक भरा पड़ा है एक तासुब जो है, चाहे ये कोरोना के मामले में चाइना के साथ जो तासुब है, कुछ इलाकाई तौर पे जो मामलात हैं, कुछ कौमों के साथ, इवन उनके जो एक मुखातिब होते हैं जो लोग उनको जिस हजीमत के साथ वो बात करते हैं, तो ज़ाहिर है यकीनन फिर जब आपके इदारे होते हैं, जब ऊपर ऐसे माशाल्लाह ऊपर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ या ऐसे लोग बैठे होंगे तो नीचे पंजाब पुलिस जो है वो तो मॉडल टाउन वाला वाकया होगा ना सर। तो ये मॉडल टाउन वाला वाकया हुआ वहां पे, वो कोई ये ऐसे ही मामला है। तो इस पे नाज़रीन भी आएंगे। और मुझसे भाई अगर आप उनके हाँ, ये मजीद बढ़ रहा है, कल तो व्हाइट हाउस पे हमला हो गया। गुफ्तगू करने का अगर ट्रंप साहब का आप तरीका देखें, उनकी ट्वीट्स की लैंग्वेज देखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें, तो उससे इजहार हो जाता है कि वो कितने नस्ल परस्त हैं और वो पूरी दुनिया को किस तरह से डील करना चाहते हैं। मगर अब ये वो दुनिया नहीं है, दुनिया सिमट के ग्लोबल विलेज बन चुकी है और आपकी अकेली पावर नहीं है, आपके सामने बड़ी पावर्स खड़ी हैं जो ऐलान आपकी सुपरमेसी को चैलेंज कर रही हैं। आपके सामने चाइना खड़ा है, आपके सामने रूस खड़ा है, आपके सामने मकावमत का ब्लॉक खड़ा है जिसने जो है वो आपको हर जगह पर धूल चटाई है। तो मगर वो अपनी उन चीजों से बाज नहीं आ रहे हैं। सीखने के लिए टाइम होता है, वक्त होता है, कुदरत की तरफ से वक्त दिया जाता है, मोहलत दी जाती है। मगर हम देख रहे हैं अभी भी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, ये भी खबर आ रही है कि वो अपने व्हाइट हाउस में बंकर के अंदर छुप गए हैं और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का भी हुनूस सिलसिला जारी व सारी है। पुलिस अभी भी लोगों को बेदर्दी से मार रही है। गो के मुजाहिरीन की तरफ से भी कुछ गलतियां हैं, जो स्टोर्स लूटे गए, आग लगाई गई, ये पुरअमन मुजाहिरीन को ये नहीं करना चाहिए था, उसके अंदर दूसरा तबका भी शामिल हो गया। मगर ये सब तो होता है, जब आप मौका देंगे, आप सरकारी इदारा, एक पुलिस वहां पर वो अपनी ड्यूटी के, अपनी एक वर्दी के अंदर इस तरह से एक इंसान को कत्ल कर रहा है, तो वो तो लावा फटना था वहां। हम उसकी किसी सूरत से हिमायत नहीं करेंगे जो कुछ लूटा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मगर हम ये कह रहे हैं कि आप जुल्म ना करें, ना मौका दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और नाज़रीन आपके कमेंट्स अब हम देख रहे हैं कि बहुत से जो लोग हमें सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, और नाज़रीन आपके सामने कुछ देर में जब नंबर्स आएंगे तो आप भी शामिल हो सकते हैं। तो ये मामला अभी तक वहां पर कंट्रोल से बाहर होता चला जा रहा है
कि 7वां 8वां दिन है और ना सिर्फ आज तो लंदन तक में वहां के मुजाहिरीन के साथ यकजहती का जो इजहार किया गया है। तो अमेरिका को जहां पर कोरोना वायरस की वजह से उनकी क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि जो नॉन सीरियसनेस ट्रंप साहब दिखाते रहे हर रात को, वो लड़ झगड़ के वो चले जाते रहे हैं और अजीबो-गरीब जो लोगों को उसके इलाज बताते रहे कि आप जो है वो डिटॉल तक पी लें तो कुछ नहीं होगा। तो इस किस्म की जब क़यादत जो है वो लग रहा था कि शायद पता नहीं कोई खास काम लेने हैं वहां के थिंक टैंक ने या एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका की, कि ट्रंप साहब जब आए हैं तो और बहुत अजीबो-गरीब अंदाज से उनको जितवा दिया गया इलेक्शन में और अब आइंदा नवंबर में दोबारा इलेक्शन आ रहे हैं, तो शायद वहां के जो सिलेक्टर्स हैं वो भी परेशान हो गए कि ये हमने क्या गजब कर दिया था और लोग जो हैं बहुत गम और गुस्से के साथ वहां पर निकले बिल्कुल हुए ऐसे ही। हैं। और जो एक जो आपने अच्छी बात जो बताई है ना कि वहां पर ये जरूरी नहीं है कि जो स्याह फार्म है वो ही एहतजाज करे, उनके साथ शाना बशाना जो सफेद फार्म है, पूरी कम्युनिटी जो विक्टिम वहां पे हो रही है इस किस्म के रवैयों से, तो वो सब सब शामिल है। निकले हैं, सब शामिल है और लूटमार वाकई ये सब अफसोसनाक शामिल है। बात है मेरी मुख्तलिफ कि जी, जी, जी। मेरी हुँ, मेरी मुख्तलिफ शहरों में बात होती रही, शिकागो में बात हुई, अमेरिका में बात हुई, आपके मुख्तलिफ जगहों पे बात होती रही। उनसे मैं कोशिश कर रहा था कि एक तो टीवी के ऊपर देखें, चूँकि हम लोग सब टीवी के लोग हैं, हम जानते हैं कि एक जो असल खबर होती है, उसको हर न्यूज़ चैनल अपने हिसाब से एक न्यूज़ ट्रीटमेंट कहा जाता है कि उसको अपने हिसाब से ट्रीट करके अपने एंगल से उसको पेश करते हैं। तो मेरी पूरी कोशिश ये थी कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन भी लेता रहूँ। जिस वक़्त ये शिकागो में शुरू हुआ है, मैं फ़ोन पे ही बात कर रहा था वहाँ, तो उन्होंने बताया कि भई यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे हंगामा शुरू हो गया और देखते ही देखते अब ये नहीं कहा सकता कि ये अभी वापस जा रहा है। नहीं, ये हर गुज़रते लम्हे में इसकी चिंगारी और फैल रही है। ये मुख्तलिफ स्टेट्स में फैलता चला जा रहा है, ये मुख्तलिफ शहरों में फैलता चला जा रहा है और मतलब उसपे भी रवैया अभी भी ट्रम्प साहब का सही नहीं हुआ है कि वो इस चीज़ को तस्लीम करें। वो अभी भी इस चीज़ को जो है वो उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं कि ये मामलात क्या है। मगर जो है वो दुनिया इस वक़्त देख रही है कि जो आप कहते हैं वो आप करते नहीं हैं। इसकी अमली मिस्दाक आपकी अवाम आपसे बेज़ार है। अब जैसे आपने अभी इलेक्शन की बात की, तो इलेक्शन में तो मतलब कोई सवाल पैदा ही नहीं होता कि इनको अमेरिकी अवाम अगर फेयर इलेक्शन की कोई गुंजाइश है, तो इनको दोबारा से जो है वो इलेक्ट किया जाए। मगर अभी जब तक ये 1 नवंबर तक का अरसा है, वो अमेरिकी ना जाने क्या देखेंगे, जो कि हमारे और आप जैसे लोग हैं, जिनके ऊपर इनकी पॉलिसीज़ की वजह से मुसीबतें और कहर नाज़िल हो रहे हैं। बिल्कुल सही। और सालेहा रज़ा जो हमें फेसबुक पे देख रहे हैं, उन्होंने सलाम भेजा है, तो बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। कोई सवाल या कोई अलैकुम आपके सलाम व कमेंट्स हो रहमतुल्लाह। नाज़रीन, तो इस पर ज़रूर बात कीजिए। साथ-साथ हम अगली जो स्टोरी है, मुंसिफ भाई पाकिस्तान में भी आज हमारे खान साहब बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि अब गुज़ारा करें कोरोना के साथ, क्योंकि पाकिस्तान में कोरोना अभी दिन-ब-दिन रोज़ाना 50 से 60, 60 से 80 तो वहाँ पर तादाद बढ़ती चली जा रही है। और जैसे अमेरिका में भी अब ये खदशा है कि वो अब जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, तो फिर उसमें वो डिस्टेंस की पॉलिसी और ये थोड़ा-सा जो एक हिफाजती बढ़ रही इक़दामात थे, वो है। तो धूल में जो है वो बिखर गए होंगे। तो यही हाल पाकिस्तान में जब ईद को हमने रश देखा और अब जो सूरत-ए-हाल पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट भी खुल गई, बाज़ार खुल गए, तो इसकी अब अल्लाह ना करे कि उस खत्म हो अंदाज़ गया। से शिद्दत के साथ ये कोई असर हो, लेकिन असर हम देख ज़रूर रहे हैं। ये आदादो-शुमार बता रहे हैं कि वहाँ पर दिन-ब-दिन जो है वो मामला आगे बढ़ेगा और ये वहाँ के जो ज़फ़र मिर्ज़ा साहब जो हैं, मशीर हैं सेहत के, उनका कहना था कि ये 3 हफ्ते जो जून के हैं, ये पीक का टाइम होगा वहाँ पे। तो अल्लाह खैर करे, बस वही बात, हमारी हुकूमतें वो तो समझे कि ट्रम्प साहब और बोरिस जॉनसन और इमरान खान, इनका मुकाबला है कि किस कदर ये खिदमत कर लें अवाम की। जी। जी, मुंसिफ भाई। मेरी ऑडियो शायद आपको बहुत लेट पहुँच रही है मुंसिफ भाई। तो बिल्कुल चलें। ऐसे ही है। बिल्कुल भाई, और जैसे सही जो है। टॉपिक रखा है वही हम आते हैं कि सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हैं कि सेकंड जो एक वेव आने का कहा जा रहा है। हुँ, हुँ। जी, जी। हुँ, हुँ।
जी जी, जी, बोलिए मौसी भाई, जी, जी, बोलिए। आवाज़ रुक रही थी आपकी, कुछ फरमा रहे थे आप। नहीं नहीं, बोलिए आप बोलिए। अच्छा, जी हाँ, जो सेकंड वेव का कहा जा रहा है वो बड़ी, जी हाँ, जी हाँ, वो इसके ऊपर मुख्तलिफ टीवी शोज़ के ऊपर और इसके ऊपर जो है वो हमेशा बात होती रही है कि ये जो है इन तमाम एसओपीज़ को सही से फॉलो करना है, मगर हमने देखा पाकिस्तान में इसके ऊपर अमल नहीं हुआ है। ईद की छुट्टियों का जैसे आपने ज़िक्र किया, इस तरह का जम गफ़ीर था जो कि कोरोना से पहले हमारा एक रिवायती अंदाज़ रहता है, उसी तरह से लोग बेखबर होकर शॉपिंग्स कर रहे थे, कोई सोशल डिस्टेंस नहीं, कोई एहसास नहीं। अभी एक बहुत बड़ी तादाद अवाम की ऐसी भी है जो अभी यकीन ही नहीं कर रहे हैं कि कोरोना कोई चीज भी है। ये एक बड़ी अलार्मिंग हम्म, सिचुएशन है और इसकी खुदा ना करे, मतलब अल्लाह ना करे कि जो है वो इसकी दूसरी वेव आ जाए और मामलात खराब हो जाए, क्योंकि नजर तो यही आ रहा है कि पाकिस्तान में मामलात कोरोना के हवाले से जो है वो खराब होने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों ने एहतियात नहीं की है और उसके रिजल्ट 2-3 हफ्ते के बाद जो है वो रूनुमा होते हैं। अभी ईद के बाद, ईद में जो इन्फेक्शन फैला होगा खुदा न खास्ता, अब ये अय्याम आने वाले हैं एक आध हफ्ते के अंदर कि अब वो रिजल्ट सामने आएंगे, खुदा खैर करे। हम्म, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और अब जो वाकई स्वाय इसके कि अल्लाह ताला खुद जो है वो रहम फरमाए या हमारे मासूम जो लोग हैं बेचारे उससे बचे रहें, हमारी तरफ से कोई हिम्मत नहीं की जा रही है, जो इकदामात हैं उनको सीरियस नहीं। एक तो हुकूमत की तरफ से भी बहुत ज्यादा कमियां थी और जो दिए भी गए एसओपीज उस पर भी अमल जो है वो ना होने के बराबर है। तो इसके साथ साथ नाज़रीन, आप भी ये जो हम साथ साथ इश्यूज पे आगे बढ़ रहे हैं, आप उसमें बात कर सकते हैं। त्यारे हादसा केस की कोई अपडेट मूसी भाई? क्योंकि अभी तक इतलात या वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। एक फ्रांस की टीम गई थी पाकिस्तान, तो गालिबन वो भी आज या कल वापस आ गई होगी, तो कोई इससे पता पहले किसकी चलेगा हुई वहां है? पर वजूहत क्या थी? हाँ, ये भी इससे है, ये पहले भी है। इससे पहले जो इससे पहले जो जहाज गिरते रहे और कीमती जानों का नुकसान होता रहा, अगर उनकी रिपोर्ट्स मंजर आम पे आ गई हैं और उनके मुलजिमों को कटहरे में खड़ा किया गया है और उन पर फर्द जुर्म आयद हुई है और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया गया है, तो फिर इंशाल्लाह इसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। अगर उनकी नहीं आई तो फिर इसकी भी नहीं आएगी। ये बिल्कुल ऐसा मामला है, बिल्कुल क्योंकि सही। यहाँ पर एक शहीद का लफ्ज लिखकर एजाजी तमगा लगा के भेज दिया जाता है। ये वाकई अफसोसनाक बात है। पहले तो लोगों की जान को बचाने के लिए इकदामात होने चाहिए, और ये जो भी कीमती जानें गई हैं, तो इसका तो जरूर पता चलना चाहिए कि आया कोई टेक्निकल खराबी थी, इंसानी गलती थी, क्या हुआ। तो कौमें जो है इसी किस्म के हादसात वाकयात के बाद जो है वो इवन कंपनियां जब भी कोई टेक्निकल मसला होता है, उस त्यारे की जो मैन्युफैक्चरिंग जो जो भी जिन्होंने बनाया होता है, जिस कंपनी ने, वो भी उस हादसे की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही। बहुत से मॉडल्स, बहुत सी कंपनियां जो है वो बंद हो गई हैं, और उनके बाज़-औक़ात अपडेटेड जो चीजें आती हैं, उसके बाद फिर पुराना जो भी सिलसिला होता है उसको खत्म कर दिया जाता है। अच्छा, एक इशू और हमारे यहाँ जो चल रहा है, खास तौर पे जो नैब के हवाले से शहबाज शरीफ साहब को तलब किया गया, लेकिन उन्होंने पेश होने से पहले ही जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त दी है, उसको भी देखना है। फिर जस्टिस फायज ईसा के हवाले से जो रेफरेंस डाला था हुकूमत ने, उसमें फरोग नसीम साहब ने दोबारा अब हुकूमत की वफाक की वो रिप्रेजेंटेशन करेंगे कोर्ट में, तो उन्होंने दोबारा वजारत कानून से इस्तीफा दे दिया है। और जस्टिस फायज ईसा साहब ने भी कुछ सवालात उठाए, उनके डुअल नेशनैलिटी या उनके बैरून मुल्क कसासों की बात हो रही थी, तो उन्होंने भी शहजाद अकबर के हवाले से कोई 15-16 सवाल जो है उन्होंने भी अपने जवाब में तहरीर किए हैं। तो ये जो अदालतों में कुछ मामला चल रहा है, और एक और चीज भी हमारे यहाँ ये 1-2 दिन गर्दिश में रही, मियां नवाज शरीफ साहब की एक तस्वीर थी कि वो बच्चों के साथ बैठे तस्वीर हैं गर्दिश में रही है। और देख रहे हैं। तो ये मामला था, और आज फिर फवाद चौधरी साहब ने दोबारा खत लिखा है इमरान खान को कि भाई, जिन डॉक्टर्स ने इनको तशवीशनाक तरीन हालत में करार दिया था, उनसे ही पूछ लें, चले वो आए या ना आए, लेकिन यहाँ से जो भेजने वाले हैं उन डॉक्टरों के बारे में तो तफ्तीश होनी चाहिए। तो ये 3-4 इश्यूज हैं, इस पर क्या कहेंगे मौसी भैया? मैं सिर्फ एक सवाल करना ये चाहूंगा कि आप कब तक लोगों के जज्बात से खेलते रहेंगे? कब तक मुख्तलिफ नारे लगाकर लोगों से वोट मांगते रहेंगे? ये एक नया नारा था, तब्दीली का नारा, कि जी लोगों का एहतसाब होगा, लोगों को कटहरे में खड़ा किया जाएगा,
آپ کی لوٹی ہوئی دولت جو ملک سے باہر گئی ہوئی ہے وہ لا کے خزانے میں ڈالی جائے گی, لوگوں کو ریلیف دیا جائے گا, لوگوں کو نوکریاں دی جائیں گی, لوگوں کے تباہ حال گھروں کو مرمت کرائی جائے گی, لوگوں کو نئے جو بے گھر ہیں ان کو گھر دیے جائیں گے. آپ بتائیں کس پوائنٹ پر کام ہوا ہے, کوئی ایک بتا دیں. نہ کام ہوا ہو, بلکہ میڈیا کا جو آپ نے جو حال کیا ہے, اس کو جو تباہ و برباد کیا ہے, اس کو جو 10-11 ہزار ورکرز اس کے بے روزگار کر دیے. کتنے ہی لوگ ہیں جن کو ہارٹ اٹیک ہو گیا جو اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے, اس دنیا سے کوچ کر گئے. کیا ہے, نہ کہ نئے کام کرتے, جو لوگ بیچارے کام کر رہے تھے ان کو بھی, ان کا بھی جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا گیا. سوال قوم یہ کر رہی ہے, یہ تمام چیزیں کہ یہ 16 سوال کر دیے, انہوں نے 15 سوال کر دیے. لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس دروازے سے انصاف ملے گا. عدالت ہے تو مجرموں کو چھوڑ دیتی ہے, بااثر کے آگے جو ہے وہ بڑے بڑے پولیس انسپیکٹر جن کے جو ہے وہ کندھوں پہ 10 سٹار لگے ہوئے, وہ تعظیماً ایسے جھک کے کھڑے ہوئے ہیں, غریب کو زمین پہ پٹک کے اس کے ہاتھ باندھے جا رہے ہیں, اس کو مار مار کے لہولان کیا ہوا ہے. یہ ڈبل اسٹینڈرڈ لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ اس سے مایوس ہو رہے ہیں. فرسٹریشن پھیل رہی ہے فاروق بھائی, فرسٹریشن پھیل رہی ہے. بالکل آپ صحیح. جب نعرہ لگا کر آتے ہیں تو آپ کو کوئی ایک آدھ پوائنٹ پہ تو کام کریں. آپ کہیں گے جی کرونا آ گیا تھا, ہم نہیں کر سکے, ہم نے شروع کیا تھا, یہ تو کام کیا. ایک بتا دیں یہ حکومت کس نے کوئی کام کیا ہو, بلکہ جو چل رہے تھے کام ان کو بھی جو ہے نا سارا سبوتاج کیا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اور سید اسد رضا بھائی ہمیں دیکھ رہے ہیں فیس بک پہ, اور انہوں نے شاباشی دی ہم دونوں کو. تو ہمارے سینئر ماشاءاللہ پروڈیوسر ہے, یا ایم سی آر میں جو بھی ٹیکنیکل ہمیں اپڈیٹس کی ضرورت ہوتی ہے, تو ہمارے بھائی ابو ذر ہوں, اسیب ہوں, اسد ہوں, تو یہ کافی بہترین خدمات دے رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ شانہ بشانہ لے کے چل رہے ہیں. تو ایک جملہ موسی بھائی اسد بھائی کے ماشاءاللہ, لیے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں ہی سارا کچھ آ گیا ہے سبحان اللہ کے اندر ہی. تو بالکل اب بالکل ایک ایشو ہو رہا ہے. نئی دلی میں 2 پاکستانی جو سفارتکار ہیں ان کو ناپسندیدہ قرار دے کے انہوں نے انڈیا سے نکلنے کا حکم دیا ہے. اور ایک کبوتر کے بھی چرچے دوبارہ ہم نے دیکھا, ایون بی بی سی تک میں, اور جی ہاں, باہر کے جو مذاق اڑ چینلز رہا ہیں ہے. انہوں نے خاکے تک بنائے ہیں. یہ مذاق اڑایا جا رہا ہے, اپنا ہی مذاق اڑوایا جا رہا ہے. تو یہ معاملہ, اور چائنا کے ساتھ جو انڈیا کا معاملہ ہے, تو یہ کیا ہے, غصہ کہیں اور کا اور جو ہے نظر یہ کہیں اور آ رہا ہے. کھسیانی بلی ہے. دیکھیں انہوں نے کیا کہ انہوں نے ایک خاص ایک فکری ایک گروپ ہے ان کا, جس کو جس طرح سے ہمارے یہاں داعش وغیرہ ہوئی ہیں, بالکل ویسے ہی اسی طرز پر اس سے زیادہ خوخار جو گروپ RSS ہے, اس نے کچھ لوگوں کو ٹرینڈ کیا اور وہاں پر وہ لائے. جیسے مودی صاحب کو گجرات کا جو ہے وہ قصائی بھی کہا جاتا ہے, انہوں نے وہاں پر لوگوں کو زندہ جلایا, بڑا ہاتھ صاف کیا, اور اس کے بعد وہ وعدے کر آئے کہ میں بابری کے معاملے پہ اور NRC اور CAA اور یہ ان تمام چیزوں کو کروں گا. وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو 22 کروڑ لوگ ہیں یہ ہندوستان کی دھرتی کے اوپر فالتو لوگ ہیں, ان کو کسی نہ کسی صورت سے یہاں سے جانا چاہیے یا ختم کر دینا چاہیے, زیادہ چوائس دینے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے میڈیا کے ذریعے جو لوگوں کو ایک فیور چڑھایا اور ان کو ایک نفرت دلائی, ان تمام چیزوں کا یہ خمیازہ ہے. آج اس وقت بدترین ایک پنجرے میں آ گئے, کیونکہ چائنا ان کے سامنے کھڑا ہے. وہ جانتے ہیں کہ اگر چائنا سے ان کی جنگ لگتی ہے تو کشمیر پاکستان کے ہاتھوں جو ہے وہ صاف ہو جائے گا. تو یہ ان کی کھسیاہٹ ہے, وہ کھسیانی بلی ہے, کیونکہ ہندوستان یہ وہ ہندوستان نہیں ہے. اگر آپ جو باشعور لوگ ہیں, جو انٹلیکچوئل, ان سے پوچھیں تو یہ جو ابھی حکومت ہندوستان کے اوپر حکومت کر رہی ہے, یہ ان کے نمائندہ وہ فکر نہیں جو ہندوستان کے اندر ہے. ہندوستان اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہندوستان یہ وہ ہندوستان نہیں ہے. یہ نہ جانے جو ہے وہ کس راہ کے اوپر یہ ہندوستان کو لے کر جا رہے ہیں. بہرحال اس کے اثرات آنے شروع ہو گئے. چائنا کے سامنے جس بے بالکل. عزتی اور حقارت سے گھٹنے ٹیکے ہیں مودی صاحب نے, کوئی چوائس نہیں تھی. اب یہ وہ فلموں کے ذریعے سے دکھانا, ہاتھ پیر توڑ ڈالنا اور سارے قلعے فتح کر دینا, وہ فلم ہوتی ہے, یہ پریکٹیکل ہے. یہاں پر ایسا نہیں ہوگا. آپ میڈیا کے ذریعے کتنی ہی رپورٹس بنا لیں, حقائق جو بیٹل فیلڈ ہے وہ فیصلہ کرتی ہے کون مضبوط ہے. وہاں چائنا نے دکھا دیا کہ وہ کتنا مضبوط ہے, اور آپ وہاں پر منتیں سماجتیں کر کے وہاں پر بینر لیے کھڑے ہوئے. تو یہ کھسیاٹ ہے کہ جی پاکستانیوں کو ناپسندیدہ کر کے آپ کہتے ہیں کہ جی واپس چلے جائیں. یہ کھسیاٹ ہے, یہ کھسیانی بلی کہتے ہیں نا, یہ کھمبا نوچتی ہے, یہ وہ کھمبا نوچنے کی کوشش کی صحیح گئی ہے. صحیح. تو چائنا تو دور کی بات رہے گی, پاکستان دور کی بات رہے گی, نیپال والے بھی خوش نہیں ہیں انڈیا سے, یا انڈین قیادت سے میں کہوں گا, کیونکہ جیسے آپ نے بتایا
इंडियन अवाम खुद जो है वो बेजार है। एक ऐसी कानून साजी कश्मीर से लेके खुद जो उनका शरीयत का कानून जो लाया गया उस पर जितने हंगामे हुए, और फिर ये लॉकडाउन की भी जो वहां पर उन्होंने एक ऐसा एक कदम उठा लिया कि लोगों को कहा जा रहा है कि 1500 किलोमीटर जो है वो साइकिलों पे बेचारे घर पे गए हैं। तो इस किस्म जी की हाँ। सोच जो है वो मोदी साहब ने भी अजीबोगरीब ये देखिए, उनकी कुछ। जी। इंसानों के अंदर एक चीज वदियत की गई है, जिबिल्ली तौर पर वो जुल्म के खिलाफ होता है इंसान, चाहे उसका दीन मजहब कोई हो या कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, वो कुछ ना हाँ हाँ मानता हो, हाँ। तब भी जो उसको खुदा ने पैदा किया है ना, वो इस फॉर्मेट पे किया है कि वो जिबिल्ली तौर पर इंसाफ का ख्वाह रहता है, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी, अगर उसका जमीर जिंदा है तो, मस्त नहीं हुआ अगर, और दूसरे वो इंसाफ को पसंद करता है तो सही। और जुल्म से नफरत करता है। इस फार्मूले पे इंसान खल्क किया गया है। अगर इंसान को अंदर टटोला जाए तो उसके दो चीजें ये निकलेंगी। तमाम आसमानी अदियान ने भी इसी का जिक्र किया और इसी के ऊपर लोगों को कारबंद रहने का मशवरा दिया, क्योंकि यही फितरत इलाही थी, इसी के ऊपर खुदा ने फितरल्लाह पे लोगों को खल्क किया। जब आप यहां से हटेंगे तो जाहिर बात है हिंदुस्तान के अंदर आवाजें उठती, हिंदुस्तान की बहुत बड़ी मेजोरिटी इन चीजों के खिलाफ है। वो कहते हैं कि जुल्म नहीं करो, जो हमारा हिंदुस्तानी नागरिक है, जो हमारा शहरी है, सिटीजन है, वॉट उसका मजहब कुछ भी हो, कुछ हो, अगर वो पुरअमन है तो बहुत अच्छी बात है, वरना जो भी आपके आइन है, कानून है, उसके तहत आप उसको सजा दें। तो एक इंसान बतौर इंसान वो हमेशा इंसाफ को और जुल्म के खिलाफ नफरत को जो है वो अच्छा समझता है कि जी जुल्म के खिलाफ वो नफरत रखे और इंसाफ को पसंद करे। तो ये चीज है, ये सबके सामने। बिल्कुल सही। तो लीजिए कि मुस्लिम भाई आपने आज जाना, 6:30 बजे आप जाएंगे, तो जो टॉपिक है हमारा थोड़ा इस पर भी बात कर लें। और टॉपिक बड़ा हसास है, फूंक फूंक के बोलना भी पड़ेगा। और लेकिन क्योंकि इस किस्म की खबरें रोजाना हम पढ़ते हैं कि आशना के साथ फरार हो गए, और ये बीवी ऊपर वो जैसे वो एक ताजा तीन खबर चल रही है कि पहली बीवी ने शादी आके रुकवा दी, या दूसरी बीवी ने तीसरी शादी रुकवा दी, आके वहां पर फेंटी लगा दी शोर को। और बहुत सी ऐसी हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा अखलाक से गिरी हुई, इवन ईदी सेंटर में जो झूले रखे जाते हैं तो उसका बताएं कि वो किन वजूहात की बना पे वो झूले रखते हैं कि आप बच्चों को ना मारे। तो ये जो वाकयात हैं, क्या वजह है कि पहले जैसे एक बुरे काम थे, रिश्वतखोरी थी, झूठ था, उनको एक गुनाह तस्वर किया जाता था, तो अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे मुआशरे में अब वो ओरी नामों के साथ वो काबिल कबूल हो चुके हैं। तो ये जो खुफिया मरासम है, चैट करना है किसी गैर खातून से, गैर मर्द से, और इस किस्म के जो मरासिम हमने देखते हैं मुआशरे के अंदर, तो वो भी खुदा न खास्ता ये एक काबिल कबूल एक चीज बन चुके हैं कि हाँ जी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, और खासतौर पे शादीशुदा मर्द और खवातीन के लिए ये अब कोई क्या वजह है, अचंभे की बात ही नहीं रही। एक हालांकि इस्लाम के नजर से देखा जाए ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन मुआशरे के अंदर जो एक अखलाकी चीटिंग जिसे कहा जाता है, धोखाधड़ी जिसे कहा जाता है, आप निकाह नामे के ऊपर जब दस्तखत कर देते हैं, किसी के साथ शादी के बंधन में बन जाते हैं, तो फिर बिल्कुल सर। आपके अखलाकी तकाजे भी होते हैं कि आपने इससे वफादारी के साथ निभाना है मामले को। लेकिन ये देखा है कि आपने, और खासतौर पे जो पैसे वाले जो लोग हैं, उन्होंने गांव देहात में या अपनी बरादरी में शादियां भी की हुई हैं, और फिर लाहौर, कराची, बड़े बड़े शहरों में उन्होंने कोठियां लेके भी दी हुई है मुख्तलिफ खवातीन को। तो ये अजीबो गरीब जिन ऐसे इशू पे बात होनी चाहिए, और इसको बुरे को बुरा कहना मैं समझता हूँ कि वक्त की बहुत ही ज्यादा शिद्दत के साथ जरूरत है। जी। बिल्कुल सर। देखिए फारूक भाई, इसको थोड़ा सा हम पीछे जाएं और जहां से मैंने बात की ना कि इंसान को खुदा ने फतरल्लाह पे खल्क किया था, और जिस फितरत पे खल्क किया था, तमाम अदियान ने, आसमानी अदियान ने मिन जुमला इस्लाम ने उन्हीं चीजों का एक फॉर्मेट बना के, एक आइन बना के, मसवदा बना के इंसान को दिया कि अगर तुम इसके ऊपर अमल करो, इसको बेहतर समझो, तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है। जब भी हम हुदूद इलाही को पामाल करेंगे, जब भी हम अल्लाह की जो उसने हुदूद क़यूद मुकर्रर किए, जब हम वो फैलाएंगे तो माशरे के अंदर खराबी भी आएगी, माशरे के अंदर मसाइल आएंगे। आप हलाल जो रास्ते हैं, उन शाराओं को, उन तरीक को मस्तूत कर दिया,
آپ دیکھیں ہمارے یہاں کلچر بن چکا ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ صحیح سے کمانے لگ جائے گا، بہت جو ہے وہ ہو جائے گا، تب اس کی شادی کریں گے، اور اس اثنا میں وہ کیا کرے گا اس طرف کسی کی نگاہ نہیں ہے. یہی بچوں کے ساتھ بھی ہے، بچیوں کے ساتھ بھی ہے. اسی وجہ سے ہمارے گھروں میں بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. لڑکے جو ابھی بچہ ہے، ابھی تو کوئی عمر ہی نہیں ہے، ابھی تو پڑھ رہا ہے، اس کے بعد نوکری ڈھونڈے گا، پھر اسٹیبلش ہوگا، پھر شادی کرے گا. اتنے عرصے میں یہ گرل فرینڈ، بوائے فرینڈ، یہ سارے مسائل جو ہے وہ سب کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مگر یہ کہ یہ بگاڑ پیدا ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے. دین نے کہا کہ بھئی رازق خدا ہے، پروردگار نے رزق دینا ہے اور کسی نے نہیں دینا ہے. انسان نے تو محنت پہلے بھی کرنی، بعد میں بھی کرنی ہے. تو جو دین نے ہم سے کہا تھا کہ جب وہ بالغ ہو جائیں، معاملات بہتر ہو جائے، آپ وہاں پر ان کو ازواجی بندھن میں باندھ دیں تاکہ گناہ کا سلسلہ ختم ہو انشاءاللہ. اور شادی کرنے سے تو مزید رزق کے دروازے کھلتے ہیں. مگر ہم یہ تمام چیزوں کو چونکہ احادیث سے انکار نہیں کرتے کہ جب سریحاً انکار کریں گے تو کافر ہو جائیں گے، مگر پریکٹیکلی اگر دیکھیں تو مانتے نہیں. میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، بڑی سخت بات ہے، مگر اکثریت اس پر عمل نہیں کرتی، انکار نہیں کرتی خوف کے مارے، عمل اس لیے نہیں کرتی کہ خدا کے اوپر توکل نہیں ہے، اس کی وحدانیت پر، اس کی ربوبیت کے اوپر، اس کی جو ہے وہ مالک ہونے پہ جو ہے وہ اندر کچھ ہے، کچی ہے کچھ. وہاں پر آ جاتا نہیں جی ابھی نہیں، واللہ پہلے جو ہے وہ بچہ ہمارا تو جو ہے نا اس حوالے سے اسٹیبلش ہو جائے، پھر ہم اس کو شادی کریں گے یا لڑکی دیں گے اس کو صحیح سے کما رہا ہو. اگر خدا رازق ہے تو آپ بسم اللہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کی بچی سے رزق کے دروازے کھل جائیں. ہم نے یہ دیر سے کیا ہے، پھر ہماری شادیاں وہ ہم نے ایک بر صغیر میں خصوصیت کے ساتھ بالکل اسلامی جو ہماری ہیریٹیج تھی، جو ہماری جو ایک اسلامی ایک وہ معاملات تھے، اس کو پامال کر دیا، اس کلچر کو تباہ کر دیا. ہماری پوری شادیاں لاکھوں کروڑوں روپے میں پہنچ گئی ہیں، ایک عام آدمی کے بس سے باہر ہے. تو وہ ظاہری بات ہے جب آپ حلال راستوں کو مشکل کر دیں گے تو قوم کیا کرے گی؟ وہ حلال کی جگہ حرام راستے ڈھونڈیں گے. وہی ہو رہا ہے آپ کے سامنے. آپ مسجد میں، مدرسے میں بچے کو بھیجیں تو وہاں محفوظ نہیں، آپ گرلز کالج میں بھیجیں تو وہاں محفوظ نہیں، آپ ہاسٹل میں بھیجیں تو محفوظ نہیں، ایون جو ویمن جیلز ہیں اس کے اندر بھی عورتیں محفوظ نہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے حلال راستے ختم کیے، آپ نے حدود الہی کو پامال کیا، ان راستوں کو مسدود کیا. اس کا یہ رزلٹ ہے. یہ ہمارا اپنا کیا درا ہے، بالکل ہمارا بالکل اپنا صحیح، کیا بالکل درا ہے. صحیح. تو بالکل صحیح ناظرین، اب آپ کی اسکرین کے اوپر ٹیلی فون نمبرز بھی آ رہے ہیں. لائیو کال جو لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ شامل ہو سکتے ہیں، اور آپ کی سلام دعا بھی فیس بک پیج کے ذریعے میں پہنچ رہی ہے. اس پہ ایشیو کے اوپر، یہ جو خفیہ مراسم ہیں یا ناجائز تعلقات، آئے دن ہم اس قسم کی خبریں سنتے ہیں. اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ایک تو معاشرہ، یا سمجھانے کے لیے جو مختلف ادارے، تنظیمیں، جو ہمارے اکائیاں ہیں، ایون والدین کی جو تربیت ہے اس سے لے کے پھر استاد ہے، معلم ہے، عالم ہے، بڑھتے بڑھتے پھر قانون ساز جو ادارے ہیں، وہ قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں وہ. تو یہ کہاں پر کمی رہ گئی ہے کہ یہ جو اب جو جرم ہے، یہ اب جرم نظر نہیں آ رہا. اور موسی بھائی نے جیسے کچھ پوائنٹس پہ بات کی کہ وقت کے اوپر شادی نہ ہونا، یا آپ کی ترجیحات ہی کچھ اور ہوں گی کہ آپ فلاں اتنا آپ کے پاس بینک بیلنس ہو جائے گا، یا اتنی تعلیم ہو جائے گی، اسٹیٹس بن جائے گا، تب کہیں آپ کی شادی ہوگی. تو یہ تو ایک وجہ بھی ہے، لیکن یہ تو ہو گئی ان لوگوں کے لیے گناہ میں داخل ہونے کی ایک ریزن ہو گیا کہ جو غیر شادی شدہ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کا ایسے جیسے کہ ان کے اندر کوئی خوف بھی ختم ہو جاتا ہے شاید، یا کیا وجہ ہے. اور اس میں اگر دین میں اگر ہم دیکھیں تو شادی شدہ افراد ایسے بھٹکے ہوئوں کے لیے زیادہ سخت سزائیں ہیں کہ جو غیر شادی شدہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے. تو شادی شدہ دیکھیے جو افراد ہیں اس میں، جی کچھ پوائنٹ آپ کے پاس؟ اس کی بھی فاروق بھائی بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ڈسکس کیا کہ وہ تو ایک طبقہ الگ ہے جس کی شادی ہو ہی جی نہیں رہی ہے. جو شادی شدہ جی ہو کر یہ کر رہے ہیں، دیکھیں یہ وہی طبقہ ہے زیادہ تر. اس کو کھنگال لیں، اس کو دیکھ لیں، یہ وہی لوگ نکلیں گے جو شادی جنہوں نے لیٹ کیے اور شادی سے پہلے یہ سب کام کرتے رہے ہیں، تو اس کی ان کو عادت پڑ جاتی ہے. وہ پھر ہاں ایک شریک حیات کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہوتے، وہ سیدھے نہیں چل سکتے. یہ سارے معاملات ہیں. یہ اگر بنیاد پہ پہلی اینٹ درست رکھ دی جائے تو عمارت سیدھی تعمیر ہوتی ہے. جب بنیادیں ٹیڑھی صحیح ہے، ہوں تو آپ اس کے اوپر کتنے ہی فلور بناتے چلے جائیں، وہ ٹیڑھے جائیں گے. یہ بنیاد خراب ہے، بنیاد ہے. نارمل کوئی بالکل آدمی، صحیح، شریف آدمی نہیں کرتے یہ سب کہ وہ جو ہے وہ صحیح ہے. کوٹیاں لے کر دی ہوئی ہوں اور وہاں پر جو ہے وہ یہ سارے حرام کام ہو رہے ہوں. کبھی کوئی ایسا آدمی نہیں کرے گا. وہی کرے گا جو شادی سے پہلے بھی یہ کرتا رہا تھا، جس کی یہی زندگی کرتا میں رہے. جس کی بالغانہ زندگی شروع ایسی ہوئی ہے. مسائل ہیں.
اور شادی محض ایک جسے کہے نا کہ ایک دھوکہ دہی کے لیے کہ بھائی میں بڑا شریف ہو گیا ہوں، تو یہ شادی بھی ایک قسم کا جھانسا ہی ہے، ایک دھوکہ ہی ہے. یہ تو ہو گیا اس کے ساتھ کہ جو آپ باہر کوئی غیر ضروری یا جو خفیہ بالکل مراسم رکھتے ہیں، لیکن موسیف بھائی جو میاں بیوی کے جو تعلقات ہونے چاہیے، ایک بھروسہ، ایک یہی تو ہے. آپ توقع کرتے ہیں اپنی بیوی سے کہ وہ آپ کے لیے وفادار رہے، جب آپ نہ ہوں تو آپ کی عزت کی حفاظت کرے. تو آپ جب کہیں جا کے منہ مارتے پھریں گے یا آپ کہیں اگر بری نظر ڈالیں گے تو کیا آپ کا گھر محفوظ رہے گا؟ یہ مرد کیوں نہیں سوچتا اگر ایسی چیزیں ہیں اور اگر ایسے کاموں میں وہ پھنستا ہے، یہ اپنے آپ کو انڈلج کرتا ہے، تو یہ اس کو اپنے گھر کی بھی یا تو فکر نہیں ہوتی، یا یہ کیا ایک گند کو جسے کہتے ہیں نا دیکھیں اندھے کو وہ کیا نظر آئے گا. جی دیکھیں جو آپ کو اسوہ بنا کے جو شخصیات دی گئی تھیں ان کی پوری پریکٹیکل زندگی آپ کے سامنے ہے. آپ کے پاس تاریخ صحیح. موجود ہے، آپ کے سامنے ہے. آپ کے سامنے ان ہستیوں کو اسوہ موجود ہے. محمد وآل محمد علیہ السلام کو اسوہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کے سامنے ہے. جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا اور مولا علی کا آپ کے سامنے ازواجی زندگی آپ کے سامنے. انہوں نے اصل جو چیز نظر آتی ہے اگر اس میں آپ دقت کریں، اس کی گہرائی میں جائیں، سیکریفائس. جہاں پر سیکریفائس ختم ہو جاتا ہے، جہاں پر ایثار اور قربانی اور فداکاری کا جذبہ انسان ختم ہو جاتا ہے، وہ میٹریلسٹک ہو جاتا ہے. وہ شوہر سے جب محبت کرے گی، جب وہ اس کو پیسہ دے، وہ بیوی سے جب محبت کرے گا جب وہ اس کے ذریعے سے اس کو کہیں پر اپرچونٹی مل رہی ہو. یہاں پر ایثار، قربانی، جذبہ، وہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں. جب آپ نے تمام چیزوں کو میٹریلسٹک کر لیا، اس کے اندر سے روحانیت نکال دی، اس کے اندر سے وہ محبت، وہ جذبہ، وہ ایثار جو آپ کو دین نے سکھایا تھا وہ نکال دیا، تو پھر یہی ہوگا. سارے معاملات اسی لیے خراب ہیں. صحیح. اگر ہم جو اسوہ ہمیں بنا کر دیا گیا ہے، اگر ہم اس کو صحیح سے فالو کریں اور ایک دوسرے کی قدر کریں، اس کو پیسے سے نہ تولیں، اپنی ترجیحات تبدیل کریں، ہم اس کے قلب کو دیکھیں، اس ذریعات کو دیکھیں، اس کی شخصیت کو دیکھیں کہ وہ خدا کے حضور کتنی بلند شخصیت ہے، اس کی اس معیار پر رکھ کر عزت کریں، تو یہ کبھی نہیں ہوگا. مگر ہماری ترجیحات، ہمارے معیارات بدل گئے. ہم دیکھتے ہیں ملینئر کون ہے، اس نے حلال سے کمایا حرام سے، اس سے ہمیں غرض نہیں. کھڑے ہو جاتے ہیں. رسول اللہ کی حدیث جو کبھی کسی کی اس وجہ سے کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے تعظیم کی کہ اس کے پاس زیادہ پیسہ ہے، وہ ملینئر ہے، تو آپ سمجھ لیں اس کا ایک تہائی دین تباہ ہو گیا، کھو دیا اس نے اس صدید کا. تو یہ اب یہ کتنے لوگ ہیں آپ کے سامنے، لوگ تعظیم کرتے ہیں یہ دیکھ کر کے او ہو فنا صاحب ملینئر ہیں بھائی. تو پھر وہ میاں بیوی کے اندر رشتے، وہ تمام چیزیں تو ختم ہو جانی ہیں. بالکل صحیح. اچھا یہ جو تعلیمات ہے برے کو برا سکھانے کے لیے جو چیز ہے، گناہ جو ہے، اس اب دیکھیں نا ماہ رمضان میں حلال چیزوں سے ہمارے سامنے پڑے ہوتے تھے کھانے، یا پک رہے ہیں لیکن پتہ ہے کہ اللہ تعالی کی رضا کے لیے میں نے فلاں ٹائم کے لیے نہیں کھانا، تو نہیں کھاتے ایک خوشنودی خدا کے لیے. تو اب یہ حرام کام ہے، ایک ٹریننگ کے باوجود بالکل ایک پتہ ہے کہ یہ باؤنڈری ہے میری. اور ٹھیک ہے کولیگز ہیں، کلاس فیلوز ہیں، آپ کی بہت سی ایسی جگہ ہیں جہاں پر آپ کو صنف مخالف کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے، کرنا چاہیے، نو پرابلم. وہ اگر آپ کے اندر کوئی ایسی غلاظت نہیں ہے تو وہ آپ کرتے جائیں گے، لیکن آپ کو اندر سے تو پتا ہونا چاہیے کہ یہ آپ کی باؤنڈری ہے. لیکن بعض اوقات موسی بھائی یہ زیادہ ہوتا ہے کہ جب بھروسہ قائم کر لیا جاتا ہے نا، خاص طور پہ ایسے رشتہ دار، بڑے رشتہ دار، ایسے باسز، ایسے میں ان کو علماء تو نہیں کہوں گا، ایسے مولوی حضرات جو ہاتھ میں ایسی ویڈیوز بھی ہیں مدرسے مساجد کے اندر اس قسم کی غلط کاری میں ہم نے دیکھا ہے، ان کو کوئی خدا کا خوف نہیں ہے. ایسے ٹیچر جو ہیں وہ گھر میں آ کے پڑھانے کے لیے آئے ہیں، بھروسہ قائم کیا ہے، اور آپ نے، اور وہ جو زینب قتل کیس میں آپ نے دیکھا کہ وہ ایک کیا تھا، وہ جو عمران نامی لڑکا تھا وہ اسٹیج سیکٹری بننا کرتا تھا مجالس، محافل، میلاد کے پروگراموں میں. تو یہ پہلے اس قسم کے جو لوگ ہیں یہ زیادہ اندر سے بھیانک ہے اگر ان کو ٹٹولا جائے معذرت کے ساتھ. یہ اکثریت نہیں ہے، بالکل. لیکن یہ ایسے لوگ پہلے بھروسہ قائم کرتے ہیں اور پھر اس قسم کی واردات کرتے ہیں. جی دیکھیں اصل سارا معاملہ یہی ہے کہ انسان کا جو ہے نا وہ محرم اور نامحرم کی خدا نے جو حدود و قیود بنائی ہیں وہ اگر صحیح سے اسٹرکٹلی فالو ہوں گی تو راستہ ملے گا نہیں. وہاں پر خدا نے بیریئر ڈال دیا نا، وہاں دروازہ بند کر دیا. اب جب آپ بچوں کو شروع سے محرم نامحرم سکھائیں گے ہی نہیں اور نہ خیال کریں گے، دیکھیں والدین کی ذمہ داری ہے کہ آپ کا بچہ یا بچی کہاں جا رہے ہیں.
क्यों आप जो है वो लोगों पर ट्रस्ट करते हैं? एक ऐसा दौर जिसमें सोशल मीडिया का दौर है, लोग जो है नहीं मालूम सामने से उसका हुलिया और क़याफ़ा इस्लामी है, अंदर उसका दिल इस्लामी है या नहीं है, उसका दिल पुरनूर है या नहीं है, अंदर से वो शैतान सिफ़त इंसान है, उसका हुलिया और क़याफ़ा सिर्फ़ इस्लामी है। इंसान को नहीं पता, हमें किसी की नीयत का इल्म नहीं हो सकता। तो फिर ये वालिदैन की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को केयर करें। क्यों अकेला छोड़ते हैं ऐसे लोगों के पास? फिर जब कुछ हो जाता है तो फिर वावेला हो रही है, हाय हाय मच रही है। इसमें वालिदैन की भी बिल्कुल गलती सही। है। ऐसी इस तरह से नहीं है कि आप आँख एक बंद करके कॉलर है किसी के हमारे ऊपर साथ। ट्रस्ट कर लें। जब तक आपके बच्चे बालिग नहीं बिल्कुल हो सही। जाती और अच्छा बुरे की तमीज़ नहीं आ जाती, अपना दिफ़ा करने की सलाहियत नहीं उनमें आ जाती, वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, वो उनके वली हैं, उनसे पूछा जाएगा। बेशक, उनसे बेशक। उनकी अस्सलाम उनकी वालेकुम। विलायत के अंदर है वो। बिल्कुल सही, हमें बिल्कुल तो सही। विलायत समझाई गई है, हम तो बदरजे अतम विलायत को हाँ, समझते हाँ। हैं ना। तो यहाँ पर वालिदैन की विलायत है, तो वालिदैन की विलायत कहाँ जाती है उस वक़्त? क्यों छोड़ देते हैं उनको गलियों? सही। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप बात कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा आइए, टेलीफोन नंबर अब आपके सामने है। मुख्तलिफ जो हम खबरें आजकल सुन रहे हैं, खुफिया मरासम, खुफिया शादियां, खुफिया ताल्लुकात और इस किस्म की जो बुराइयां हैं वो क्यों हमारे माशरे के अंदर बढ़ती चली जा रही हैं। और रिलेशनशिप, ये जो वर्ड्स हैं, ये अजीबो गरीब है कि मैं 2-3 साल से फलां के साथ रिलेशनशिप में हूँ। तो ये जो एक इस किस्म के काम, और आपने वालिदैन की बात की है मूसी भाई, बहुत अफसोस के साथ कि कोई अब मियाँ बीवी बल्कि देख लें कि आप एक दूसरे का मोबाइल अगर चेक नहीं कर सकते, मोबाइल के ऊपर पासवर्ड लगे तो इसका मतलब है बहुत बड़ा घोटाला है कोई ना कोई। क्योंकि मोबाइल आपको वो सारा वो आयशा गुलाले ही मुझे याद आ गई माशाल्लाह, वो कहती रही कि इमरान खान साहब के मोबाइल चेक करो, वो भी चेक नहीं हुआ। तो मोबाइल जब तक आपके इर्द गिर्द के लोग जो हैं महरम जिनको मैं कहूंगा, अगर आपने उनसे मोबाइल अपना छुपाया हुआ है, पासवर्ड लगाए मुख्तलिफ, तो फिर इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं कोई गलत काम में मसरूफ है। तो ये चीज जब छुपाएंगे वालिदैन बच्चों से, बच्चे फिर कहेंगे हाँ ठीक है, मेरा भी अपना रूम है, मेरा भी अपना मोबाइल है, मेरा भी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होगा, तो आपको क्या तकलीफ है। तो ये मैं इस बात आपकी भी लेते हैं। एक कॉलर मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कॉलर फिर ड्रॉप हो गए। जी मूसी भाई, ये मोबाइल जो है ये कितना ज्यादा आपको नहीं, एक दावत खिताब देता है। जी जी बिल्कुल, प्लीज। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। देखें, जहाँ पर कोई चीज़ ढकी-छुपी नहीं होती, बिल्कुल चीज़ों का लिहाज़ होता है, वहाँ चीज़ें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती हैं। वहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होता है। ये तमाम चीज़ें हमारी बुनियाद, मैं बार-बार वही कह रहा हूँ ना, हमारी बुनियादें गलत हैं। हमारे माशरा, हमने जिन सुतूर के ऊपर माशरे को बिल्ड किया है ना, हमने माशरे को जिस उठान पर उठाया है, वो सुतूर गलत हैं। हमने पहली ईंटें हमारी गलत रखी हैं। ना हमारा जो आइन कह रहा है, जो हमारी जो अखलाकियात है, उन तमाम चीज़ों से देखें, अदालत को चाहिए है, अदालत जब फैसला करेगी ना, लोगों को उसकी दहलीज पर इंसाफ मिलेगा। अगर कोई पकड़ा जाता है, आप मुझे बताएं कितने लोगों को जो है वो जिना करने पर, शराब पीने पर, जुए के ऊपर करार वाकई सजा मिली है, सिवाय उनको जिनकी जेब में पैसा सर नहीं है। किसी आपके बड़े इस वक्त लोगों नैब को, किसी चेयरमैन की मिनिस्टर की वीडियो औलाद मूसी को, भाई आप भूल किसी गए। इस तरह के लोगों को अगर अदालत सजा देती, तो छोटे जो उससे थे ना, वो खुद ब खुद दपक जाते। मालूम है कि जनाब अली हमारा तो, मुझे अच्छी नैब तरह याद है, चेयरमैन मैं की जब जो भी तो अभी, कह रहा हूं, तुमको पता है कि तो नहीं, हमारे बताएं। लिए अदालत हमारे लिए हाँ, नहीं है, हमारे लिए नहीं है। हाँ, यहां से हमारे ऊपर जो है वो ताजीरात पाकिस्तान के तहत हमें कुछ नहीं होना है। हम केस वेस हाँ, हाँ। हाँ, बिल्कुल सही। थोड़ा सा आपकी आवाज में डिले, मैं कॉल ले लूं अगर मेरे साथ है कोई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बड़े खूब। बड़े मुझे बड़, मुझे हम्म, मैंने एक सवाल करना है कि बिस्मिल्लाह जी हाँ, मैंने बिस्मिल्लाह। अपनी बेटी की शादी की है, पर जो मेरा मेरा दामाद है हाँ, वो हाँ, मेरी बेटी को आने नहीं देता है, मिलने नहीं देता है हम लोगों से। हाँ, हाँ। और इसका नाम क्या है, कहता है कि मुझे 70,000 पाउंड दो, तो अच्छा। फिर मैं आप लोगों से मिलने के लिए दूंगा। तो आप मुझे ये बताएं कि हाँ, ये इस्लामी तरीके से वो ठीक कर रहा है कि अपने माँ बाप से नहीं मिलने दे रहा, बहन भाइयों से नहीं मिलने दे रहा।
तो ये कहाँ तक ये उसको सही कर रहा है? नहीं मेरी बहन, इसमें तो आप अगर ये सिचुएशन है, आपकी बेटी नहीं है, दामाद ऐसा है कि वो एक किस्म का तावान मांग रहा है कि 70,000 पाउंड दोगे तो मैं आपकी बेटी आपसे मिलवाऊंगा, तो ये तो आप पुलिस में रिपोर्ट कर सकती हैं, खुला ले सकती है वो हमारी जो भी बहन है कि मैंने ऐसे शख्स के साथ रहना ही नहीं है। और वो उसको धमकी देता है, अगर तुम मिलोगी तो मैं तलाक दे दूंगा और ये कर दूंगा। अब समझ नहीं आ रही कि हम इस्लामिक तरीके से क्या, हम उसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं। वो हमें हमसे मिलने नहीं देता हमारी बेटी को। और आपकी बेटी आपको कोई फोन या उसके ऊपर कोई वैसे ओवरऑल आपकी बेटी खुश है वहां पे? ये हमसे वो मिली नहीं है, हमें पता है। वो कभी कभी चोरी छुपे फोन कर लेती है, मतलब कहने का, और मतलब जो वो बताती है उसके हिसाब से तो अब हम कुछ वो कुछ है कि नहीं है, अच्छा। जो भी है। लेकिन फिर एज ए पेरेंट्स आपको मजीद पता करना चाहिए, जाहिर है वो इसी जमीन के ऊपर कहीं ना कहीं उनका घर भी होगा, उनके पड़ोसियों से आप पूछ रहे हैं, अपनी बेटी तक आपने जाहिर है उसको लाताल्लुक तो नहीं छोड़ देना, या आप उसी तक ठीक है आता रहता है होता है, लेकिन कुछ जरूरी जो आपके फराइज हैं वो तो सर अंजाम देने हैं, आपने सिर्फ उस पर नहीं छोड़ देना। तो बहुत शुक्रिया बहन आपकी कॉल का। आपका एक इशू जो है वो इस टॉपिक से तकरीबन नहीं मिलता था। हम बात कर रहे थे कि जो खुफिया मरासम है या खुफिया जो इस किस्म के होते हैं और पैरेलल दोनों काम है, और जब कहीं फिर ये जब भांडा फूटता है तो फिर घर तक टूटते हैं, कत्लो गारत गिरी और बदनामियां जो है वो सिर्फ उन दो की नहीं पूरे खानदान की खानदानों की बदनामियां होती है। तो मुझसे भाई आप ये कह रहे थे, और एक चीज मैं आपके साथ ये खबर भी शेयर कर दूं, कल परसों कोई पंजाब का कोई शहर था जिसमें शोहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया, और कत्ल इसलिए किया कि उनको अब साली साहिबा पसंद आ गई थी, बीवी उनको नापसंद थी, और साली से शादी करने के लिए बीवी को उसने कत्ल कर दिया। और ये एक ऐसी पहली खबर नहीं है, बहुत सी खबरें हैं। 5 बच्चों की माँ जो है वो आशना के साथ चली गई, और मैं क्या मिसाल दूं, हमारे खातून अव्वल जो है वो बाज चीजें तो छुपा दी जाती, भाई ये पर्सनल मामला है। अब इमरान खान का पर्सनल मामला तो होगा, लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर है, एक चौकीदार रखने के लिए आप करेक्टर कहीं दाखिला, इवन हाई स्कूल से कॉलेज जाना है तो कहते हैं भाई इसका करेक्टर कैसा है। तो अब तो करेक्टर सर्टिफिकेट ना मांगा जाता है और ना अब किससे लिया जाए कि वो खुद का करेक्टर कैसा है। ऐसा कुछ मामला लग रहा है मुझे जी। आप तक आ सही है? जी जी, टूट टूट के आई आवाज। देखिए, एक थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, जो आपने खुफिया उसकी बात की कि जो लोगों ने खुफिया घर बनाए हुए हैं और ये तमाम चीजें हो रही हैं। देखें, निकाह को समझने की जरूरत है। निकाह क्या है? निकाह उस यानी जो चीज यानी खुफिया नहीं करनी, उसी का तो ऐलान है। उसका ऐलान है कि तमाम लोगों के सामने पूरी बिरादरी को जमा करके खुदा का नाम, बाबरकत नाम लेके मर्द और औरत का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे दिया। निकाह ये है, निकाह ये है, ताकि जो खुफिया किसी चीज को खुफिया ना रहने दे। भाई ऐलान ऐलान, आज से ये दोनों मियाँ और बीवी हैं, आज से ये जो है ये एक फैमिली, ऐलान है। तो ये जो चीज है ना, ये है असल में। अब इसकी जिद पर आप आ जाएं, जब आप ये ऐलान नहीं करेंगे वो तमाम चीजें खुफिया होंगी और वो उसके अंदर गलत काम होंगे। यही वो तमाम चीजें लोगों को इसके ऊपर देखना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करनी चाहिए कि बाद में वो बड़े होकर माशरे के अंदर नासूर ना बने। ये वो सारी चीजें हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब जो सिलसिला है कि हमारे यहाँ इसको कैसे, बहुत से गुनाह या बहुत से जब जराइम है तो फिर उसको रोकने के लिए भी कुछ चीजें हरकत में आनी चाहिए ना, खासतौर पे कानून जो है हमारे यहाँ। वैसे कहा जाता है कि वहां पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो वहां के कवानीन में और
बिल्कुल मदर पिदर आजाद मुआशरे के कवानीन में तो थोड़ा सा तो फर्क होना चाहिए। तो ये चीजें हैं कि जिस पर ज्यादा से ज्यादा बात हो अखलाकी तौर पे, और शायद लोग इस वजह से नहीं करते कि वो खुद अगर बिल्कुल। ऐसे हैं तो वो किस मुंह से बात करें। खुद अगर आपको जुमे के खुतबों में बहुत कम ऐसे मौजूआत मिलेंगे कि आप दयानतदार हों या आप जो हैं वो बदचलन ना हो। तो क्या वजह है? मैं तो उलमा कराम से गुजारिश करूंगा कि आप अशरों पे अशरे मुख्तलिफ मौजूआत पे या खास जब अयाम आते होने, अब एक मुहर्रम आने में दिन है या रमजान अभी भी गुजरा है, तो ये इन बिटवीन जो टाइम है इसमें हमारी मसाजिद में हमारे लेक्चर्स के जो टॉपिक्स हैं, ये उलमा कराम जो है वो पाक दामनी के हवाले से वो बात करें, ईमानदारी से बात करें। और इसमें जरूर है इस माशरे में जो बिगाड़, अगर उनके ऊपर उनकी नजर नहीं है, वो एक उन टॉपिक्स पे बात ही नहीं हो रही है, कम हो रही है। जो कर रहे हैं उनको हमारा सलाम है दोनों हाथों से, लेकिन बिल्कुल सर। यकीनन कम हो रही है। यकीनन इस किस्म के गुनाह जो है इसी वजह से बढ़ रहे हैं कि इस पर गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा जा रहा। तो एक कॉल लेके मैं देखता हूँ कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जा चुके शायद। जी मुसी भाई। इसमें एक चीज और भी है फारूक भाई, इसमें जो लोग माशरे की इस्लाह की, हाँ जी जी, बात कीजिए, बात कीजिए मुसी भाई, बात कीजिए। कैरी ऑन भाई। मुसी भाई बात कीजिए, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? शायद ये इनसे राब्ता मुसी भाई से कटा हुआ है, तो मैं कॉलर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्र है गुरु भाई, आपकी देखिए इसमें एक चीज और भी है, और हमारे बुजुर्ग इन तमाम मुसी चीजों भाई को बहुत कॉलर अच्छी आ तरह गए, जानते कॉलर हैं। आ जो गए। लोग इस्लाह की बात करते हैं, बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, महरम ना महरम के ऊपर बात करते हैं, अच्छा अजाब अच्छा अच्छा, कब्र के कुछ ऊपर गड़बड़ बात था। करते हैं, बरज़ख की मंजिलों के ऊपर बात करते हैं, जो लोग इन तमाम जी चीजों जी पे जी बात करते हैं, उन अमूमन ये देखा जी गया है कि लोग उनके दुश्मन हो जाते हैं, लोग उनके दुश्मन हो जाते हैं। बात आपके बातों की सवालों जी की। हाँ, जी जी लोग शायद आवाज जो है वो उसमें कुछ की डिले है। चार स्टेशन छोड़ के आगे चली तो गई है। उसमें जो है ना लोग ऐसी शख्सियात के अमूमन दुश्मन हो जाते हैं कि यार इनके पास तो मौजू यही है, ये तो आएंगे और तनकीद करेंगे। ये जो आपने टॉपिक आप बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक के जी जी थ्रू जी, भाई, मुझ तक जी आवाज आपकी आ रही है। सिर्फ मर्दों का कसूर नहीं है, ठीक है, सारी दोनों हाथों से बचती है। जी जी बेशक बेशक हमने ऐसे बेशक। लोग भी देखे हैं। हम्म, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने जाती आपकी बात जी जी बता मेरा देता हूँ कि मेरे जी पास एक आदमी आए तो उन्होंने कहा जी कि हमने शादी करनी है, हम्म, तो आप जरा बता दें पता करके कि इस आदमी का क्या सिलसिला है, क्या तरीका है, क्या था। मैंने ईमानदार से बता दिया कि भाई ये तुम्हारे जहन के मुताबिक नहीं है, ये रिश्ता बिस्मिल्लाह। तुम्हारे जहन के मुताबिक नहीं है, इसको ना करो। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं जो मैं टीवी पे नहीं कर सकता, तो मैंने कहा मैं ये ना करो। अब रिजल्ट क्या निकला जी तो उन्होंने मुझे बाईपास करके तो जाके तो बेटी का रिश्ता दे दिया। अच्छा। अब शादी हो गई, घर आ गया, ससुराल वालों ने भी पहले तो अपनाया ना उसे, फिर बेटी ने भी अपने पर पुर्जे निकाले, फिर सारे कोर्ट के जरिए शादी हुई थी वो। सही है, अब रिजल्ट क्या निकला उसका, कि जो आपके सामने हालात है वही है। ठीक अब है, उसमें फिर मर्द अगर कसूरवार है तो बताए मुझे। सही है। अच्छा एक तो नकवी साहब एक तो चीज हो गई, कोर्ट में जा दिया, माँ बाप को पता भी नहीं है। ठीक है ठीक है। अब आप झगड़ रहे हैं कि नहीं भाई हम नहीं कर सकते इस तरीके से। हाँ हाँ तो हाँ। ये तो माशरे में दोनों तरफ ये बराबर की बातें हैं, बराबर चलती रहती हैं। अब मैं आपसे बताऊंगा, आपने पहले बात की थी जो जिस टॉपिक पे, तो मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपका जी प्लीज। कि हमारे पास हमें बदकिस्मती से एक अमेरिका की अवाम ने गलत फैसला किया तो उन्हें डोनाल्ड ट्रंप मिल गया, जिसकी सजा वो भुगत रहे हैं। एक फैसला हमने गलत किया नहीं, करवाया गया हमसे, जिसमें हमें भी एक डोनाल्ड ट्रंप टकरा हुआ है और डोनाल्ड ट्रंप हमें भी ले बैठा है, ठीक है अमेरिका वालों को ले बैठा है। ठीक है, बात करूँ भाई सिर्फ इतनी सी है, 3 सवाल है, तीनों का आप दोनों जवाब दे दें। सही है। क्या रियासत मदीना ये थी कि कंटेनर पे खड़े होकर हम कहते थे कि कुत्ता मर जाए तो जवाब दे होंगे। अब लोगों को मरने पे कोरोना को छुट्टी दे दी है, कोरोना फ्रेंडली हो गए हैं, लोग मरते हैं तो मरे, तो क्या ये रियासत मदीना है? एक तो बात ये जवाब दें।
दूसरा सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये सवाल नहीं है, ये आवाम के सामने ये बातें आ रही हैं। सही है। दूसरा सवाल आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या आवाम का ये कसूर है कि आवाम को ना बताया जाए, आवाम को तकरीर में बताया जाए कि ये नज़ला जुकाम है, इसके अलावा कुछ नहीं, और आवाम का डर को उतार दिया जाए। ठीक है। और जब लोग मरने लगे तो पहले एक एक प्याज खाते रहे, अब 100 प्याज खाने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये हक बनता है इनका? क्यों नहीं पहले अवाम को ज़हनी तौर पे मीडिया पे तैयार किया? क्यों नहीं हुकूमत ने अवाम को शौर दिलाया कि ये खतरनाक चीज है? लोगों को कहते रहे कि जी ये नज़ला जुकाम है, कुछ भी नहीं है, ये पाकिस्तान में कुछ नहीं होता। तो एक तो ये बताएं कि ये क्या ये हक बनता था अवाम को इस रास्ते पे लाने का? तीसरा सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये पैसों को तो होते हैं, पैसे मिलने चाहिए, किसी को अवाम मरते हैं तो मरे, पैसे मिलने चाहिए। तो ईद की छुट्टियां दी, सब कुछ हुआ, मुझे बताएं कि कोई ऐसा बंदा अब तक भूख से मरा है? कोई भूख से किसी की मौत हुई है? और ये जो कोरोना से मर रहे हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि लाहौर में 7 लाख बंदा जो है इसका हो गया है मरीज, और उन्होंने मदीना की रियासत वालों ने इस चीज को छुपाए रखा। क्या मदीना की रियासत में ऐसी बातें होती थी जो 7 लाख आदमी मरीज और उस खबर को छुपाए रखा? और वो जो खबर लीक हुई है, साहब इन्हें पिछू बढ़ गए हैं, अब ये कह रहे हैं कि क्या करें। तो क्या खबरें छुपाना, आवाम की जिंदगी से खेलना, झूठ बोलना और ऐसी खबरों को छुपा के आवाम से और अपनी गवर्नमेंट को बचाना, क्या ये मदीना की रियासत का काम था? ये मदीना की रियासत करती है? ये सब सवाल है, ये सवाल नहीं है, ये लोगों के सामने नजर आ रही है जो कुछ कर रही है हुकूमत। तो जब हुकूमत की बात करते हैं तो फिर चंद लोग हैं जो उसकी हमायत में फिर या डर जाते हैं या फिर हमायत में बात करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया। जरूर जरूर नकवी साहब, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर पहले इस समय इस पर अब थोड़ी बात कर चुके। मुसवी भाई का बहुत शुक्रिया, वो आज 6:30 तक हमारे साथ थे। कल वो द फोकस में अपना प्रोग्राम लाएंगे तकरीबन 4 बजे। तो हम बात कर रहे हैं नाज़रीन, जो खुफिया मरासिम, इस हवाले से जो आप आए दिन खबरें ऐसी देख रहे हैं, और बाज़ औक़ात लोग इस वजह से बच निकलने में कामयाब हो जाते हैं, या ऐसे मौज़ूआत जो हैं इसलिए नहीं छेड़े जाते कि फला के जो ऐब हैं उनको क्योंकि अल्लाह ताला छुपाए हुए है, तो फिर हमारा ये हक नहीं बनता कि हम ऐब जो है वो किसी के डिस्कस करें। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो ऐब हैं, जो जाती ऐब है, जाती गुनाह है, वो तो ऐब हैं, उनकी ऐबजोई नहीं करना चाहिए किसी को। लेकिन जो ऐब नहीं है, जो गुनाह है, जो जुर्म है, यानी जुर्म फिर वो होता है कि वो फिर आपकी जात तक महदूद नहीं रहता। मैं अगर कोई जुर्म करता हूं तो वो मैं किसी दूसरे का नुकसान जब करूंगा तो फिर वो मेरा ऐब नहीं रहता। अब मैं अगर कोई ऐसा जुर्म करता हूं कि जिसकी वजह से एक फर्द क्या पूरा खानदान जो है उसका निशाना बन के उससे मुतासर हो सकता है, तो फिर ये मेरे किसी भी ऐसे काम को आप ये नहीं कह सकते कि हाँ जी ये फारूक साहब का जो ऐब है इस पर डिस्कस ना करें। तो मेरी अगर कोई ऐसी गलती, कोताही या ऐसा जुर्म आवाम को पता चलता है तो फिर आवाम को चाहिए कि इसकी रोकथाम के लिए कानून का जरूर सहारा लें। तो ऐसे बहुत से जो लोग हैं वो शायद इस वजह से वो बचने में कामयाब हो जाते हैं कि वो एक ऊपर मट्टी डाल दी जाती है। ये बाज़ औक़ात बेचारी औरतें तो वैसे ही अपनी इज्जत के लिए, या वो औरत के से जो खानदान मंसूब होता है वो अपनी इज्जत के लिए वैसे ही खामोश हो जाता है कि बदनामी होगी। लेकिन बाज़ जो लोग हैं इस खामोशी का नाजायज फायदा उठा लेते हैं। तो इस चीज के ऊपर अब बात करना बहुत जरूरी है। आए दिन जो बच्चों के साथ ज्यादती के जो वाकयात हो रहे हैं, या जो एक हवस परस्ती इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अपने आप पे लगता नहीं कि आप इंसान और हैवान में कुछ ज्यादा फर्क रह गया है, बल्कि हैवान जो है मुझे बाज़ों का ज्यादा मुहज़्ज़ब नजर आते हैं इंसानों से, कि इंसानों के अंदर इस किस्म की बुराइयां जो है वो बहुत ज्यादा तकलीफ दे आदाद शुमार बताते हैं, और बहुत ही करीबी आपको देखा कि कत्लो गारतगिरी तक इस मामले में पहुंच जाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरूक भाई, नमाज पढ़ नकवी साहब के बाद बंदा हाजिर खिदमत है। जी जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। तो ये मतलब पहले क्लियर कीजिएगा फरूक भाई कि टॉपिक जो है ना आपका खुफिया मरासम,
ये सोशल व्यू पॉइंट से है या पॉलिटिकल व्यू पॉइंट से? ये सोशल है, ये जो खुफिया मरासम है और समाजी जी सोशल जी जी। अच्छा, तो ये जो खुफिया मरासम जो है ना, ये औरत और मर्द के दरमियान, या लड़का लड़की के दरमियान जो होता है, हो सकता है ना, यही है ना? जी 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 बिल्कुल। बात ये है कि जो आगरा साहब ने फरमाया, बहुत प्यारा फरमाया, उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि मरासम जब पढ़ते हैं जब के बेटा हमारा अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, स्टैंड ले ले, लड़की हमारी नौकरी करे या वो आप ठीक ठाक मतलब जॉब करे, तो फिर मामला तो दोनों का क्या करेंगे हम। आप इसके दौरान जैसे बताया आगा साहब ने कि इसके दौरान फिर वो मुख्तलिफ अगराए जो है ना इस्तेमाल होते हैं खुफिया तौर पे, कि अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो मेरे ख्याल में हमारे माशरा जो है ना, हमारा माशरा इस वक्त बिल्कुल समझ ले कि तृप्त हो चुका है, यानी यही कि हर शाह पे उल्लू बैठा है। ये तनकीद हम कर नहीं सकते ना, तो ये तनकीद करने का मकसद ही कोई नहीं है, क्योंकि जब अवाम हम लोग सभी अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे, साफ शफाफ कर लेंगे, तो बड़े जो ना जो अरबों लेके भाग गए हैं वो भी दुरुस्त ठीक हो जाएंगे, और हम भी ठीक हो जाएंगे, हम भी दुरुस्त अपने आप को दुरुस्त कर लेंगे। ये इस वक्त मैं पंजाबी में नहीं कह सकता क्योंकि इस वक्त दुनिया सुन रही है, पर ये हमारा माशरा जो है ना बिगड़ा हुआ है, इसको दुरुस्त करना है, इसको शऊर देना है, इसको शऊर यही है कि जो देखिए फरूक भाई, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हमारे बड़े बड़े आलम चंद के आलम और उलमा कराम और ये जो बिल्कुल फजूल याद बकते रहते हैं सारा दिन, बिल्कुल ये अमल खुद नहीं करते, बिल्कुल अमल नहीं करते। और डॉक्टर जो है ना, देखिए मुझे 1 घंटे हुआ इसलिए तासीर भी नहीं उनकी बात से फोन आया मेरी भतीजी का जी, उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर जो है ना, वो उसका बेटा 19 साल का वो फौत हो गया है, यानी 4 दिन लगे हैं उसे, आपने सुना होगा सुनिया होगा। तो वो डॉक्टर कह रही है कि मैं फिर भी जॉब करूंगी, मैं खत्म नहीं करूंगी। ये देखिए सेक्रीफाइस, डॉक्टर का सेक्रीफाइस जो है, ये लोग मजाक कर रहे हैं इसको कोरोना वायरस शुरू हुआ है, खुदारा सीरियस ले इस बात को। ये चलो 100% नहीं है, चलो 10% तो है ना हकीकत, बंदे क्यों मार रहे हैं? ये थोड़ी है फाइजर के टीके लगा के मारे हैं, नहीं, ये वायरस है, इसमें इसको मारना पड़ेगा इनको। यानी मेरे बॉस में ये कह रहे हो कि अवाम को दुरुस्त करना चाहिए, अवाम को शऊर देना चाहिए, अवाम को अवेयरनेस आनी चाहिए, ताकि हर चीज का मुकाबला कर सके। बहुत शुक्रिया, आपको सलामत रखिए, अल्लाह हाफिज। बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज। नवाज भट्ट साहब आप हमारे साथ शामिल हुए। तो अवाम को ठीक है दुरुस्त करना चाहिए अब, और अवाम को होना चाहिए, लेकिन जहां पर फिर कोई दुरुस्त नहीं हो रहा, कोई ठीक नहीं हो रहा, वहां पर एक मुल्क है, एक रियासत है, कानून होते हैं। और आप अभी हम कुछ देर पहले वो जस्टिस जावेद इकबाल जो नैब चेयरमैन है, मजाल है कि उससे मुतालिक अब दोबारा कोई बात हमारा कोई मीडिया कर दे कि एक मुलजमा के साथ उनकी जो वीडियोस या गुफ्तगू आई थी, वो एक करप्शन में मुलव्वस खातून थी, और जिस तरह से उनके मरासिम थे, और यकीनन वो जावेद इकबाल साहब खुद एक बड़े बहुत ही अहम तरीन ओहदे पे अगर वो फायज हैं, तो एक बंदे का करैक्टर जो है वो इतना ज्यादा वीक हो, तो वो कैसे अब वो उनका जो एहतसाब, और यही वजह है कि शायद 1 रुपया भी हम वसूल नहीं कर पाए। एहतसाब के नाम पे गिरफ्तारी हम देखते हैं, और किस किस वजूहात की बुनियाद पे उनकी रिहाइयां भी हो रही हैं, क्या क्या इनके वीक पॉइंट्स होते हैं, किन किन हमामों में ये नंगे होते हैं जिस वजह से ये खुद किसी पे हाथ नहीं डाल सकते। तो जावेद इकबाल ने क्या हाथ डालना है, इस किस्म की और बहुत सी मिसालें हैं, बहुत सी मिसालें हमारे पास है। एमएनएज है, एमपीएज है, इनकी खुफिया जो राब्ते हैं, और बाद में पता चलता वो फला। अब इसहाक डार साहब की एक आपने वो उन दिनों आपने खबरें सुनी होंगी कि एक खातून एमएनए थी, उनके साथ उनके मरासिम थे, या इवन आयशा गुललाई ने जो इल्जामात लगाए थे उसकी भी तहकीक जो है वो ठप हो गई, या रेहाम खान साहिबा जो चले पूरी किताब ना सही कोई एक आध लाइन तो उस किताब की ठीक ही होगी। तो ये सारी चीजें, और फिर उन लोगों से मुतालिक है कि जो डायरेक्टली जो है उनके पास कोई ना कोई ओहदा है, वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो लोग हैं, ये ज्यादा कंसर्निंग मामला है। ठीक है, अगर कोई घर के अंदर कोई ऐसा मामला हो जाता है और किसी के साथ उसका डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है, वो उसका जाती मामला हो सकता है, वो या वो इतना ज्यादा भयानक नहीं हो सकता, इतना ज्यादा वो खतरनाक मुआशरे के लिए नहीं हो सकता। लेकिन जो एक थानेदार है, फर्ज किया
اب اس کے پاس کون سائل یا سائلہ آئے گی کہ جو تھانے دار جو ہے وہ خود اس قسم کی کاروائیوں میں ملوث ہے. تو یہ چیزیں زیادہ مشکل ہے، یہ زیادہ ہمارے معاشرے کو ایک پستی کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ جب ایک اتھارٹی پہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ اس قسم کا بیڈ کریکٹر ہوگا تو پھر آپ کے لیے اس قسم کی خبروں کا روز روز آنا یہ کوئی یہ جیسی ہم خبریں سن رہے ہیں جی، ایک ایکٹریس تھی عظمیٰ خان جو ہے، اور یا وہ ملک ریاض کی کوئی فیملی کے جو فرد تھے، تو اس قسم کے واقعے یہ کوئی ایک نہیں ہے، یہ شاید بھرے پڑے ہیں وہاں پہ کیونکہ کوئی روکنے والا نہیں ہے. السلام علیکم. جی مہربانی شاہ صاحب. میں سب سے پہلے تو میں خبردار میں ہوں کہ کیا یہ خفیہ مراسم سیاسی ہیں یا معاشرتی؟ یہ سر جی یہ دیکھ لیں کہ اس پر بات ہی بہت ہی کم ہوتی ہے. یہ خفیہ مراسم وہ ہیں کہ جب بعد میں پتا چلتا ہے کہ او فلاں بندے نے تو 3 شادیاں کی ہوئی تھی، یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں، یا فلاں بندہ جو ہے بغیر شادیوں کے کسی کے ساتھ رہ رہا ہے، یہ وہ مراسم ہے. معاشرتی ہوئے تو اس میں اول بات تو یہ ہے کہ سیاستدانوں کے اس قسم کے چرچے آتے رہتے ہیں جب وہ سیاست کرے جاتے ہیں. اس کے بعد سے عام طور پر پردہ پوشی کرنا ہی چاہیے. اول ہم اس بات سے خوش ہونا چاہیے کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور ہمارا جو رشتہ تھا جس سلسلے میں جوان تھا وہ کم ہوتا گراف دیتا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر سیاسی لوگوں کے پردہ اٹھانا ہے تو پھر وہ معاملہ ان کی اپنی ایک ہاتھ ہونا چاہیے جس پر کے اندر وہ ان کی ذاتی زندگی نجی زندگی ہو جس کو نہ اچھالا جائے. جیسا کہ ہم میری ہاتھ ہے ایک ہاتھ ہے میری اس حد تک رہنا چاہیے. اس کے بعد اگر پڑوسی کو احساس ہے یا دوسرا ہے تو معاملہ ٹھیک ہے، لیکن اس حد سے کراس نہیں کرنا چاہیے. ان کی بھی نجی زندگی ہے سیاستدانوں کی بھی، لیکن اس حد کے مارے آزاد بھی بالکل نہیں ہونا چاہیے. بات سے آتے ہیں تو جہاں تک یہ تعلق ہے سوشل بات وہیں کی بنتی ہے. تو اس سے اگر کسی آدمی کا تعلق ہے، آپ کا تعلق ہے، اگر اصلاحی نظروں سے آپ کر رہے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں تو فاروق مذہب کا پروگرام یہ ہے عبادت ہے. لیکن اگر یہ ہے کہ بالکل دن تو لوگوں کے پیچھے پڑے تھے کہ کس نے بوسو کنار میں دیکھ لیا تھا کس کو کہاں کی یہ نہ کرنا چاہیے. سیاستدانوں کی بھی زندگی ہے، ایک نجی زندگی ہے، ایک حد ہے ان کی. اس سے زیادہ وہ بھی ہمارے سابقہ یا ظاہر ہے کہ جتنے بھی سیاستدان گزرے ہیں کسی نہ کسی سے دور کڑیا جا کر میں یوٹیوب پہ ایک بات پڑھ رہا تھا، ابھی میں نے سنا ہے پروگرام تو میرا انصاف سے اعتماد اٹھ گیا ہے. سچی بات ہے، باخدا مجھے تھوڑی دیر میں پڑے ہوئے لیکن اس کا اثر میرے ذہن پر ہے کہ میں پاکستان کے حالات سے بہت مایوس ہو گیا ہوں. وہ کیس تھا میں اپنے زندگی کبھی سنا تھا جب یہ واقعہ ہوا 83-87 کا ہے. شبنم کیس، شبنم مشرقی پاکستان بنگلہ دیش سے تو گینگ ریپ کا کیس تھا. تو وہ اپنی زندگی بچا کر جان چھڑا کر چلے گئی. لیکن اس میں جو اب کھل کے کہوں گا، نام لے کر کہوں گا، احسن ظفر جو اس کے وکیل تھے ایسے وہ شبنم سے لیتے رہے ہیں اس کی اس کا کیس کرنے کے لیے. لیکن بعد میں انہوں نے جب ظاہر ہو گئے مجرموں کو تو احسن ظفر نے جب کو خط لکھا کہ ان کو آخری اسٹیج ہے، صدر معافی دے سکتا ہے، ان کا پھانسی سے بچ کر وہ عمر قید کی سزا کرا دی گئی. میں اس پیشے پہ نفرت کرتا ہوں، میں اس شخص سے نفرت کرتا ہوں. اگر وہ احسن ظفر زندہ ہے مردہ ہے جہاں بھی ہے میں اس سے نفرت کرتا ہوں. اتنا انسان جا کر یہاں اتنی گلیل بات کرے ایسے لے وہ ایک بدائی کے تو جا کر تو بہرحال یہ اس قسم کی بہت زیادتیاں ہیں جسے لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں. سیاستدانوں کے نام ہمارے وزیر اعظم سابقہ سے موجودہ کے نام آتے ہیں لیکن
ज्यादा ना उछालना चाहिए। कोशिश ये होना चाहिए कि असला अहवाल के लिए अगर आप करते हैं तो बिस्मिल्लाह, लेकिन हालात बहुत गंभीरता में है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। माशाल्लाह शाह साहब, आपकी जो एक मैं कहता हूं कि आपको अल्फाज नहीं मिल रहे थे, हालांकि आपने किताबें तक लिखी हुई हैं, एक राइटर है, लेकिन आपको भी इस इश्यू के ऊपर, इस मौजू के ऊपर बात करते हुए आप बहुत ज्यादा फूंक फूंक के कदम रख रहे थे, और होना भी चाहिए, मोहतात ऐसी चीजों पे होना चाहिए। लेकिन हमारा पॉइंट यह है कि जब कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जब अब कोई ऐसा इंसान अगर जिसके करैक्टर के अंदर झोल है, तो क्या आप उसको गर्ल्स कॉलेज का प्रिंसिपल लगा देंगे? या अगर गर्ल्स कॉलेज का प्रिंसिपल जो है, या फर्ज के थानेदार जो है, एक थाने से वो रिश्वतखोरी में वो उसका ट्रांसफर होता है, तो जब नए थाने में वो जाता है, नए जिले में जाता है, नए सूबे में इवन चला जाता है, ट्रांसफर हो जाती है जी, उसको बेदखल कर दिया, तो जहां भी वो जाएगा, क्या वहां पर वो जाए नमाज लेकर साथ जाएगा या वही ज़हनियत साथ लेकर जाएगा? तो कहने का मकसद ये है, पॉइंट हमारा ये चीज उठाने का, कि फिर जब कोई बंदा पब्लिक ऑफिस होल्डर है, जब किसी के बहुत से अवाम के वो फैसले करते हैं, या जैसे हमने वो नैब चेयरमैन जावेद इकबाल की बात की, तो जब वो मुल्जिमा के साथ अपने दफ्तर में ऊपर कायदे आजम की तस्वीर लगी है और वो इस किस्म की हालात में हम देखते हैं, तो फिर कहां से मोटो एक्शन लेने वाले हैं, या कहां वो रेफरेंस डालने वाले हैं जिन्होंने जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ रेफरेंस डाले थे? सबसे पहला बड़ा रेफरेंस तो जावेद इकबाल के ऊपर डलता है कि ये कैसे इस बड़े ओहदे पे रह सकता है जब इतना ज्यादा उसके अंदर अपने आप पे कंट्रोल ही नहीं है, या उसका एक करैक्टर ऐसा है। हम अपने मुल्क की बात क्या करें, एक अमेरिका जैसा एक मॉडर्न जो मुल्क है, जहां पर इस किस्म के कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वहां के साबका सदर बिल क्लिंटन को आपने देखा होगा, सुना होगा, एक मुआखजा हो गया उनका। मोनिका लेविंस्की जो एक खातून थी, उनके साथ उनके मरासिम थे, और वो इस वजह से उनको अपनी सदारत से हाथ धोना पड़े कि क्योंकि वो खुफिया थे, और हिलरी क्लिंटन साहिबा को भी उस चीज का इल्म नहीं था। तो ये जब मामला ऐसे जगहों पे आ जाता है कि बिल क्लिंटन अब अगर 20-25 करोड़ आवाम की वो अच्छे बुरे की अगर वो फैसला करने के ऊपर कुर्सी के ऊपर बैठता है, तो फिर उसके अंदर करैक्टर होना चाहिए, उसके अंदर इस किस्म की बारीकियां, इस किस्म की जो गलतियां हैं, कमियां हैं, वो नहीं होनी चाहिए, ऐसा इंसान तलाश होना चाहिए। तो जब अमेरिका तक में इस चीज की एक वजह से एक सदर को हटाया जा सकता है, तो हमारे यहाँ एक किसी छोटे से इदारे को क्या ऐसे ही लोग मिले हैं कि वो लोगों का एहतसाब करें, कि जो खुद काबिल एहतसाब हो? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल आप सजा फरमाते हैं, मैंने नहीं लिया था। मेरा ये मतलब था कि उनके अपने निजी जिंदगी में ये जो है दूसरों के साथ खुशियां का विश्वास वाली बात है, ये निजी जिंदगी में नहीं आते हैं। फिर वो किसी को भी जाने से जाए कि पब्लिक ऑफिस होल्डर हो, पब्लिक ऑफिस होल्डर को तो बहुत मोहतात होना चाहिए, उसको हर किस्म की स्क्रूटनी और रेटिंग होना चाहिए। लेकिन शाह साहब, मसला ये ना कि कौन करे, इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस वाला कौन ऐसे? अब आपको याद होगा वो जब जमशेद दस्ती साहब ने एक बताया था कि हमारे पार्लियामेंट लॉजिस में क्या होता है, तो कोई उस बात का कोई बना? वहां पर तो तहरीक इस्तेकाक आ गई थी जी, हमारी ये तौहीन हो गई है, हालांकि वो सारी बोतलें और ये आना जाना लोगों का, वो उसने सब कुछ बताया था। इससे बहुत कुछ आगे भी होता है। हाँ, के मज़ार के अंदर, के मज़ार के अंदर जब बाबा खाना खुला हुआ था, उसका कभी किसी ने सोचा? खामोशी। साहिबा ने थोड़ी हिम्मत की तो उसको निकाला, लेकिन वहाँ वो एक, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो अल्लाह मुझे माफ करे, लेकिन वो एक मस्जिद की हैसियत रखता है, शायद का मज़ार और वैसे भी मज़ार और कबर किसी की कबर कि काम गिराने में कबर हो, वहाँ जाकर कोई जुर्म करने से करवाएंगे। तो आज़म के मज़ार के अंदर क्या होता रहा है, हमारे हालात की हद तक पहुँच गए हैं यूं कराइयों में कि अल्लाह माफ करे, इससे आगे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया शाह साहब। हजारों बातें हैं।
हजारों बातें हैं और अफसोसनाक बातें हैं, लेकिन इस पर हमने बात करना है तो तब कहीं जाके जिसे लोग बीमारी को बीमारी कंसीडर करेंगे तो उसके इलाज की तरफ जाएंगे। क्यों कहा जाता है कि अल्लाह किसी को कोर्ट कचहरी से बचाए, और किसी माँ बहन को तो दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह किसी की माँ बहन कोर्ट कचहरी में ना जाए, या थाने ना जाना पड़े, थाने के धक्के ना खाना पड़े। ऐसा क्यों है? खासतौर पे यहाँ इस माशरे में तो कोई मसला नहीं है, पटिशन कोई भी दाखिल करना चाहे कर देता है, लेकिन हमारे यहाँ ये वजह है कि जो अगर फर्ज किया किसी का भाई, किसी का बाप अगर जेल में है, उसके साथ उसकी माँ या उसकी बेटी ने, उसकी बहन ने मुलाकात के लिए जाना है, तो किस किस नजरों से वहां पर भेड़ियों का वो शिकार होगी, या किस किस मराइल से गुजरना पड़ेगा उन बेचारी को। ये वजह होती है कि लोग दुआएं मांगते हैं कि या अल्लाह इन भेड़ियों से हमें बचा, ये थाने कचहरी कोर्ट इसके चक्कर हमें ना लगने पड़े। तो ये चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अफसोसनाक है, और हमारे मुआशरे के अंदर इस किस्म की खबरों का बार बार आना और रोजाना, और ये जो एक चीटिंग है, या एक किस्म की हमने देखा कि जो मियाँ बीवी के दरमियान जो आपने देखा कि जो एक खलूस होना चाहिए, सिंसेरिटी होनी चाहिए, उसमें जो कमी है, ये नहीं है कि वो सिर्फ उस घर के लिए मुतासर कुन है, वो पूरा मुआशरा जो है, फिर आगे औलाद तक ये मामला ट्रांसफर होगा, उसके बाद फिर और मामला आगे बढ़ेगा। तो ये सारी एक जो तस्वीर है वो बहुत ही भयानक नजर आती है, और इस वजह से फिर वहां पर इन इश्यूज पे बात करने वाला कोई नहीं होता है, क्योंकि खुद कोई अगर इसमें मुलव्वस होगा या डर जाएगा या अपनी इज्जत को समझेगा कि मैं जिसे कहता हूं ना कि अगर कीचड़ में पत्थर फेंकूंगा तो मेरे ऊपर ही चींटियां आएंगी, तो ये लोग बेचारे हमारे बड़े बुजुर्ग जो थे, वो जो मुआशरा ये खुसन होता था मोहल्ले के अंदर, कोई बड़ा बुजुर्ग, कोई मौलवी साहब, कोई टीचर जो है जब होते, तो उस पूरे मोहल्ले में एक ऐसा लगता है कि दफा 144 लगी है, कोई अनदेखी सी, कोई एक कानून वहां पर जरूर मौजूद है, कोई आंखें जरूर ऐसी मौजूद है कि कोई नुक्कड़ पे जानबूझ के या कोई छुट्टी टाइम पे कोई खड़ा होता है, या कोई ऐसी अगर नाजायज सरगर्मी में कोई थोड़ा सा भी भिनक पड़ती है, तो फिर वहां पर जो बुजुर्ग थे, बड़े हमारे बुजुर्ग जो, या जो बाकिरदार जो एक तबका हमारे मोहल्ले में जब होता, ये सब मालूम की मैं बात कर रहा हूं, तो वो जरूर उस पर एक्शन लेता और कहता कि भाई अब ये फला शख्स जो यहाँ पर आया है, या तुम यहाँ पर खड़े हो, तो आइंदा यहाँ पर तुमने खड़ा नहीं होना। तो वो शफाफियत की तरह वो सारा मामला जो है वो छड़ जाता था। लेकिन अब पहले तो वो, अब जाहिर है वो ऐसे बुजुर्ग रहे ही नहीं है, और अगर बुजुर्ग हैं भी बेचारे, तो वो अब उनके गजब की वजह से, यानी वो जो भी जराइम पेशा लोग हैं, जो भी बदकिरदार लोग हैं, उनके अंदर सिर्फ ये बदसिफ्त नहीं होगी बदकिरदारी की, वो और भी ज्यादा उनके अंदर ऐसी खसूसियात होंगी। हो सकता है वो बदकिरदारी के साथ साथ मोहल्ले वो जो वो इलाके का थाना है, उनके एसएचओ साहब से उनके बहुत अच्छे मुरासिम हो, तो फिर कौन उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करा सकता है? आपको, हम सब जानते हैं कि जो बड़े बड़े जो लोग हैं इनके, या ऐसे जितने ज्यादा जराइम पेशा लोग होंगे, इनके ऊपर तक सोर्सेज होती है। तो जो ऐसा हमारे तबकात होते थे हमारे माशरे में, कि जो रोकथाम ऐसे मामलात में अमूमन होता था, तो फिर वो तबका खामोश हो चुका है, या वो सरेंडर कर चुका है, क्योंकि किसी को मना करना जो है अब अपनी इज्जत दांव पे लगवाने की एक बराबर है। तो ये सारी चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता नापेद हो रही हैं, और जब ये मामला जब खत्म हो जाता है मुआशरों के अंदर, तो फिर मुआशरे फिर वो सच्चाई खत्म हो जाती है, उसका वो हुस्न जो है, आपको पहले याद होगा जी, हम तो बुजुर्गों से जब हमने सुनते थे या उनके साथ जब बैठना, तो उन्होंने बताना, देख ले जी कि हमारे दौर में तो कोई ऐसी बातें या अगर होती तो बहुत ही रेयर, बहुत ही नापेद होती थी कि फला शख्स जो है वो इस किस्म का निकल आया है। लेकिन अब जो है, अब उल्टी एक रेशो चल निकली है। अब जो नहीं है वो ज्यादा अब लगता है कि वो रेयर है, कि ओ ये तो बहुत ये ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब है बहुत इसकी तो मुआशरवी जगह नहीं बनती। तो ये सारी चीजें अब हमारे पास आ गई। मोबाइल्स की हम बात कर रहे थे कि जब
हम एक दूसरे से अपना मोबाइल छुपाएंगे, खास तौर पे अपने साथी से, अपने जो इज़्दवाजी जिंदगी में आपका साथी है, तो उससे अगर आप कुछ चीजें छुपाने लगेंगे तो फिर ये मामला बढ़ते बढ़ते जो है वो बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं ना बेईमानी में दाखिल हो जाएगा, और बहुत ज्यादा बददियानती में ये मामला दाखिल हो जाएगा, और फिर ये एक एक भयानक शक्ल अख्तियार कर लेगा। तो चाहिए ये है कि ट्रस्ट जो है, भरोसा जो है, उसको कायम रखें, और छोटी मोटी भी अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू में ही उसके ऊपर अगर कोई सवालात हों तो वो पूछ लिए जाए, आपस में उसको सॉल्व कर लिया जाए, ताकि किसी का घर ऐसे मामलात की वजह से टूटे ना। और ये जो हमने देखा कि बाद में जब पता चलता है, बाद में जो सूरत-ए-हाल जब हमारे सामने आती है और फिर वो जब काबिल गिरफ्त नहीं रहती, तो फिर बहुत देर हो चुकी होती है। तो मैं गुज़ारिश करूँगा, हमारे जो बड़े थिंक टैंक्स थे, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे जो प्रीचर्स हैं, उलमा कराम हैं, जो टीचर्स हैं, अ, और आपने देखा कि होना चाहिए एक वैसे, ये लोग सुनते हैं इलेक्शन कमीशन में जब ये आपके नॉमिनेशन पेपर्स देते हैं, जी फला जो है वो फला दुआ सुन रहे थे, फला जो है वो किसी से सूरत सुनी, नॉमिनेशन पेपर जब हमारे एमपी एमएनए जब इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं, तो बजाय कि वो सारी चीजें सुनने के, इन लोगों के असासों के साथ साथ इनके जो किरदार है उनको भी चेक किया जाए, और किरदार चेक करने के लिए कि वो मलक अरशद टाइप जज ना बैठे हों, बा किरदार ही किसी का किरदार चेक कर सकता है, और ये करना जरूरी है। मैं दोबारा ये बात कहूं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने अवाम की खिदमत करनी है, अवाम से डायरेक्टली उनका राब्ता होना है, तो ये पब्लिक ऑफिस होल्डर्स जो है उनका बा किरदार होना बहुत जरूरी है। ये फिर ये उनका जाती मामला नहीं रहता कि ये फलां का ऐब है उसके ऊपर मिट्टी पाओ या पर्दा पोशी करो, नहीं। आप कैसे किसी चोर को आप गले पे बिठा सकते हैं या खजाने में बिठा सकते हैं, तो ये चीज है, इसमें हमें जरूर बात करते रहना चाहिए। वही बात कि शायद इससे अब क्या फर्क पड़ेगा, बात, और जैसे शाह साहब कह रहे थे कि बहुत सी ऐसे मामलात में मायूसी आती है, बंदा थक भी जाता है कि ये मेरी बात करने से या मेरे इस तरह कहने से कौन सा फर्क पड़ेगा, लेकिन बात हमें वही याद आ जाती जो परिंदे की, कि जो आग को बुझाने के लिए अपनी चोंच में पानी लेके जा रहा था कि चले ठीक है, अपनी ड्यूटी हमने सरंजाम दे दी, अपने तई तो एक कोशिश कर ली, कोई ठीक हो ना हो, अपने आप को कम से कम महसूस करेंगे कि हाँ, जब मैं बात कर रहा था, ये बात कर रहा था कि ऐसा नहीं करना, तो पहले अपने गिरेबान में तो झांकूंगा कि हाँ ठीक है, जब मैं दूसरों को लेक्चर दे रहा था तो फिर मैंने भी इन 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 कामों से बाज रहना है। तो ये चीजें हैं, अल्लाह करे कि हम जो कम से कम जो लेक्चर्स देने वाले हैं, जो बातें दूसरों को समझाने वाले हैं, वही अपने आप को ठीक कर ले, तो शायद माशरे में कोई 5-10% जो है वो चीज ठीक हो जाए। माजरत, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, मेरा ध्यान फोन की तरफ नहीं था, आप दोबारा आ सकते हैं, और कुछ मिनट है मेरे पास, बल्कि 1-2 मिनट ही रह गए। तो अब जो मुख्तलिफ इश्यूज है, या किसी दिन हमारे साथ कोई ऐसा टॉपिक हमने जब रखा तो स्टूडियोज अल्लाह करे हमारे वापस आए, और ये कोरोना वायरस की जो वबा है ये कंट्रोल में आए, और थोड़ी सी दुनिया जो है वो रवा दवा हो। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, कौन कहाँ से हमारे साथ? बात कर रहा हूँ, जी जी, बात कीजिए। आज थोड़ी सी बात करना चाहूंगा जी। 10-11 साल लगाए हुए हैं, तो जो आपका टॉपिक है वो रेगुलरली से सुनता हूँ। ये गवर्नमेंट का खैर जिसमें साथ होता है वो लोगों को आगे लेके आने में, ठीक है। गवर्नमेंट में इंस्पेक्शन नहीं, जो अदारे जो है शॉर्टकट, पूरा पाकिस्तान शॉर्टकट में लगा हुआ है। शॉर्टकट तो आप बिल्कुल सही भाई, आप आज भी बहुत आखिरी लम्हात में आए, बहुत माजरत, आप दोबारा आ सकते हैं कल के प्रोग्राम में या दीगर प्रोग्राम्स में आप कॉल कर सकते हैं। नाज़रीन, एलिबेट टीवी की रेगुलर ट्रांसमिशन अब शुरू हो चुकी है, हमारे फेसबुक पेज पे आप इसकी ट्रांसमिशन देख सकते हैं, एलिबेट टीवी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं,
वेब साइट पे आप हमारी ट्रांसमिशन देख सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वहां पर ये ट्रांसमिशन देख सकते हैं और उसमें अपना भी इनपुट दीजिए ताकि हम अपने प्रोग्राम्स को या जो मौजूआत हम लाएं उस पर आपकी जो राय है वो भी लोगों तक पहुंचे। एक तो जरिया टेलीफोन के जरिए, आज भाइयों ने ये कोशिश की थी कि फेसबुक के जो सार्फिन हैं या जो देखने वाले हैं तो वो भी अपने व्यूज जो है वो हमें पहुंचा सकते हैं। तो इंशाल्लाह दिन ब दिन ये आप जैसे जैसे ज्यादा इन्वॉल्व होंगे हम आपको उतना ज्यादा टाइम भी देंगे। तो आज का प्रोग्राम बिल्कुल इख्तितामी लम्हात पे है। एक बात और याद दिलाता चलूं, जो जुमेरात को हमारी इस साल स्वाब की जो मजालिस है उनके लिए अगर आप मजलिस स्पॉन्सर करना चाहते हैं तो 72 पाउंड्स देके या उसके कम या उससे ज्यादा, ये एक सिंबॉलिक फिगर रखा हुआ है 72 के नाम का, तो वो देके आप इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। और पहले बताने की वजह यह है कि आगे अभी जुमेरात आने में 1-2 दिन का है, बीच में गैप है काफी, तो इसके लिए आप अभी से अपना नाम लिखवाना चाहें क्योंकि पिछली जुमेरात को वो पहला प्रोग्राम था तो हमारे पास वो आपके नाम अभी नहीं मिले थे। तो अभी से आप अपने मरहुमीन जिनके नाम पे आप मजलिस करवाना चाहें उनके नाम आप ये जो स्क्रीन के बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे 444 वाला आखिर में जो नंबर आ रहा है वहां पर फोन करके आप अपने डोनेशन दे सकते हैं, मजलिस अपने डोनेट कर सकते हैं और अपने मरहुमीन के नाम दे सकते हैं ताकि जुमेरात को फिर मौलाना साहब उन नाम को पढ़ भी सके और उनके नाम जो है वो स्क्रीन के ऊपर भी हम डाल सके। तो ये एक पैगाम था जो बार बार आपको याद दिलाते रहेंगे। तो नाज़रीन ये आज का प्रोग्राम है, अल्लाह करे कि मुझ समेत जो है वो